हाँ, दूसरे दिन को करेंगे। ये इधर चलना कुछ। हम्म। हम्म। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनाली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस स्पेशल वेबिनार में, जहां हम बात करेंगे फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में भी और फीमेल हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में भी। हॉर्मोन्स फीमेल की बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हार्मोन सही है तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सही रहेगा, मेंस्ट्रुएशन भी सही रहेगा और बहुत सी बीमारियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर महिलाओं में बहुत कम उम्र से ही हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से आगे चल के डायबिटीज होने के चांसेस, थायराइड के डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मोटापा बढ़ने के चांसेस। और जब मोटापा बढ़ता है तो बहुत सारी समस्याएं शरीर के अंदर आती है। तो आज हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि ये फीमेल जो हार्मोनल डिसऑर्डर हैं ये क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं और हम किस तरह से कौन कौन से डिसऑर्डर का हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और हमारे कौन कौन से थेरेपीज हैं आयुर्वेद के अंदर, कौन कौन से मेडिसिन है आयुर्वेद के अंदर जो हम देते हैं जब किसी को फीमेल हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं। साथ ही हम सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल डिसऑर्डर आजकल के टाइम में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है फीमेल के अंदर, लेकिन फीमेल्स खुल के उसके बारे में बात नहीं कर पाती है। तो ये आपके लिए एक अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में हमारे किसी भी हॉस्पिटल में आके, किसी भी क्लिनिक पे, या फिर अगर आप घर से नहीं आना चाहते हैं तो हमारे पास वर्चुअल ओपीडी का भी ऑप्शन रहता है, वीओपीडी का भी ऑप्शन रहता है, जहां पे आप 101 कोई भी फीमेल डॉक्टर के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अभी लास्ट वेबिनार में मेरी एक पेशेंट से बात हुई थी जिन्होंने बताया कि उनको वेजिनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, योनि में उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रहता है, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से खराब हो रखी है। उनके पति के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो खराब है, क्योंकि जब भी सेक्सुअल लाइफ खराब होती है तो उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और साथ साथ में हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब बिल्कुल हमें इन सब चीजों के ऊपर बात करने की जरूरत है। आप बात करेंगे तभी हम आपका प्रॉब्लम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको ठीक कर पाएंगे। आयुर्वेदा में बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए भी। तो सबसे पहले हम लोग पीसीओडी से शुरू करेंगे। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, दोनों ही जो प्रॉब्लम है पीसीओडी और पीसीओएस, वो बहुत हद तक सिमिलर रहती है। लेकिन पीसीओएस में ये एक सिंड्रोम है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स साथ में ऐड ऑन हो जाते हैं, दूसरी डिसीजेस भी साथ में ऐड ऑन हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। तो पीसीओएस में बहुत बार इंसुलिन भी बॉडी रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, हमारा शरीर इंसुलिन हार्मोन को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, सेल्स अंदर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारी शुगर, जो हम खाना में शुगर खाते हैं, वो जितने भी ग्लूकोज खाते हैं वो कहीं ना कहीं खून के अंदर ही रह जाता है, सेल के अंदर नहीं पहुंच पाता, कोशिका के अंदर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आगे चल के डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। आपके सामने एक डेटा है, आप ये चेक कर सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड 5 से 18% वुमेन्स को पीसीओएस की प्रॉब्लम जो है वो है। ये डायग्नोसिस है, जिनको डायग्नोस हो चुका है, जिनकी रिपोर्ट में आया है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि 70% फीमेल को जब पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है तो बहुत बार उनको पता ही नहीं चलता, उनके पीरियड स्किप होते रहते हैं, बहुत बार उनको समझ में नहीं आता, वो चेक नहीं करवाते, उसकी वजह से ये अनडायग्नोस रह जाता है। उसके अलावा पीसीओडी से 20 to 30% महिलाओं में जिनको पीसीओडी होता है उनको आगे चल के डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। आप ये देखिए, ये हमारे पास सारे रिसर्च पेपर है, आप खुद चाहें तो खुद भी नेट पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं उन महिलाओं को जिनको पीसीओएस या पीसीओडी रहा होता है। 50% यहाँ पे डाटा दिया है कि अनडायग्नोज रह जाती है, बट ये 70% भी तक भी जाता है।
जिनको भी पीसीओडी रहता है 30% ऐसी महिलाओं को ओबेसिटी के चांसेस रहते हैं, मतलब उनका वजन बढ़ता है। 70% जिनको पीसीओडी रहता है ऐसी महिलाओं को आगे चल के इनफर्टिलिटी या मतलब बच्चा ना होना जैसी समस्याएं हो सकती है। पीसीओडी या पीसीओएस तब होता है जब बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर एंड्रोजन जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी को पीसीओएस होता है या पीसीओडी होता है तो उनकी बॉडी के अंदर ऐसे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं जो मर्दों के अंदर होते हैं, मेल के अंदर होते हैं, जैसे कि फेस के ऊपर बहुत ज्यादा बाल आना, एक्ने हो जाना, वेट गेन होना, बॉडी वेट का बढ़ना। मोस्टली फेस के ऊपर जो फेशियल हेयर आते हैं वो, जैसे फीमेल की बॉडी में भी फेशियल हेयर होते हैं लेकिन वो बहुत पतले होते हैं। मेल की बॉडी में आपने देखा होगा फेस पे फेशियल हेयर काफी थिक होते हैं, वैसे ही फीमेल को भी दिखने लग जाते हैं कि यहाँ पे इधर उनको बहुत ज्यादा फेशियल हेयर आने शुरू हो गए हैं। तो अभी जनरली होता क्या है कि हर महीने आप सबको पता है कि हमारा एक साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें आप हर महीने मेंस्ट्रुएट करते हैं। 4 से 5 दिन के लिए ब्लीडिंग होती है बॉडी से, और ये एक नॉर्मल साइकिल है। पीसीओएस जब किसी को होता है तो उस समय क्या होता है कि आपकी, ये देखिए, ये एक नॉर्मल ओवरी है और ये एक पॉलिसिस्टिक ओवरी है जहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर हर महीने एग मैच्योर होता है और आपका एग रिलीज होता है। अगर अगर आपने इंटरकोर्स नहीं किया है, कोई प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं किया है, अगर मेल जो स्पर्म है वो एंटर नहीं हुआ बॉडी के अंदर, और अगर नहीं हुआ तो उस केस में क्या होएगा कि हमारी बॉडी में से जो लेयर बनी थी यूट्रस के अंदर वाली, वो लेयर शेड ऑफ होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें मेंस्ट्रुएशन होती है। और बहुत सारी कंडीशन में जब किसी को पीसीओडी होता है तो वहां पे एग मैच्योर नहीं हो पाता, वो अन मैच्योर नहीं हो पाता, उसकी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे सिस्ट बनने शुरू हो जाती है, फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रिपोर्ट्स में ये दिखता है कि बहुत सारी छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं वहां पे। लेकिन ये गांठें फ्लूइड की होती है, फ्लूइड फिल्ड होती हैं। अब क्या क्या हार्मोन्स के रोल हैं बॉडी के अंदर वो भी हम समझते हैं, क्योंकि पीसीओडी जब भी होता है तो हार्मोनल इम्बेलेंस होने शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंटरफेयर होता है, मतलब जो खाना आप खा रहे हो वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर होता है। ग्रोथ हमारे हार्मोन होते हैं जो हमारी, जिसकी वजह से हमारे हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो अगर किसी को हार्मोनल इम्बेलेंस है तो हो सकता है कि उनको जरूरत से ज्यादा ग्रोथ दिखे शरीर के अंदर किसी भी तरह की, जैसे हमने बालों की ग्रोथ की बात करी, या फिर कईयों को दिख सकता है कि उनके ब्रेस्ट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, कई फीमेल में ब्रेस्ट की ग्रोथ हो नहीं पाती है पूरी तरह से। तो ये सारी चीजें हॉर्मोन्स के अंडर आती है। हमारे थर्स्ट को, हमारे हंगर को, कई लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, कई लोगों को भूख बिल्कुल नहीं लगती, कई लोगों को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, कईयों को बिल्कुल नहीं लगती। अगर आपको इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई हॉर्मोन्स का इम्बेलेंस हो। जो हम आज बात कर रहे हैं वही सारे हॉर्मोन्स नहीं है, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर हर जगह पे काम कर रहे हैं, एक अंग से दूसरे अंग तक सिग्नल पहुंचाने का काम हार्मोन करते हैं। जैसे कि थायराइड एक ग्लैंड है, जितने भी ग्लैंड है शरीर के अंदर वो ग्लैंड्स के साथ में भी हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं। ये हार्मोन हमारे खून के थ्रू ट्रैवल करते रहते हैं, तो क्या करेंगे, सिग्नल पहुंचाएंगे। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, जब भी शरीर के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, शुगर ज्यादा हो जाएगा तो हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा, ताकि ग्लूकोज मेंटेन हो सके शरीर के अंदर। तो बॉडी के अंदर हेमोस्टेसिस को मेंटेन करने का काम भी हार्मोन करते हैं, कोई चीज जरूरत से ज्यादा ना हो जाए, जरूरत से कम ना हो जाए। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं हॉर्मोन्स, हमारे मूड को, कॉग्निटिव फंक्शन को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि एकदम से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एकदम से मूड आपका चेंज हो रहा है, कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, मतलब बाहर का कोई फैक्टर नहीं है, एकदम से खुद ही आपका मूड चेंज होना शुरू हो गया, आपके नजदीकी जो आपके घर में आपके मदर है, फादर है, आपका पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, वो भी आपको बोल रहे हैं कि समझ नहीं आता कि मम्मी का मूड एकदम से चेंज हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अगर इस तरह के आपको चेंजेस दिख रहे हैं मूड के अंदर तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों। बहुत बार ऐसा केसेस होता है जब
किसी को मेनोपॉज आ रहा हो, जिस समय हमारे पीरियड्स महीने बंद होने शुरू हो जाते हैं, उस समय भी बहुत सारे हार्मोन शरीर के अंदर चेंज होते हैं। अगर हमारी बॉडी उन हार्मोनल चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए उस समय रेडी है, तो हमें बहुत सारे लक्षण नहीं दिखते। नहीं तो ऐसे टाइम पे महिलाओं को बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहां पे महिलाएं कहती है कि उनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उनका मन करता है कि अपने पार्टनर के सर पे कुछ दे मारे, अपने बच्चों को हर्ट करने का मन करता है, खुद को हर्ट करने का मन करता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप ऐसे केस में बहुत आराम से हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपको मेनोपॉजल सिम्टम भी है उस कंडीशन में भी आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। जब भी किसी की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों हेल्थ डिस्टर्ब होती है। जैसे मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत सारे लोगों को दिखते हैं, एकदम से एंग्जाइटी, घबराहट होना के सिम्टम दिख सकते हैं, रात को नींद अच्छे से नहीं आना और मूड स्विंग्स की हमने भी बात करी। इसके अलावा फिजिकल सिम्टम माइल्ड से मॉडरेट हो सकते हैं, जैसे कि कई लोगों को ड्राई स्किन ज्यादा दिखती है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, चेंजेस इन एपेटाइट, अभी हमने बात करी भूख ज्यादा लगना या फिर भूख कम लगना। कई लोगों का वेट गेन होता है, कई लोगों का वेट कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर भूख जरूरत से ज्यादा लग रही है, आप हर समय खाए जा रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, मोस्टली केसेस में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं का बीपी कम भी होता है। फटीग, हर समय थकान जैसा महसूस होना, और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे स्किन के ऊपर आपको लगता है कि कलर में चेंजेस आ रहे हैं, हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपोपिगमेंटेशन दोनों चीज हो सकती है। इसके अलावा सेक्सुअल सिम्टम्स भी आते हैं। लो सेक्स ड्राइव, आपका सेक्स करने की इच्छा जो है वो पहले जितनी होती थी उससे कम होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ साथ में विजाइनल ड्राइनेस, जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस समय विजाइनल में सही लुब्रिकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से दर्द भी बहुत ज्यादा होता है और हमेशा आपको ड्राई ड्राई फील होता है। विजाइनल ड्राइनेस के साथ में ईचिंग भी बहुत ज्यादा होती है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्स करते समय दर्द महसूस होना। अ, ठीक है। हर्सटिज्म या फर्टिलिटी चेंजेस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इनफर्टिलिटी और एक्ने। बहुत सारी महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, मतलब कभी कब्ज रहना और कभी एकदम से लूज मोशन होना, इस तरह के सिम्टम भी दिखते हैं अगर उनको हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, हार्मोनल इम्बेलेंस है। हार्मोनल इम्बेलेंस का मतलब है कि जो हार्मोन जिस समय पर होना चाहिए बॉडी के अंदर ज्यादा, हर महीने हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज होते हैं, महिलाओं की बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज होते हैं। तो जिस समय जो हार्मोन बढ़ना चाहिए था अगर वो नहीं बढ़ा, वो कम रह गया, तभी भी आपकी बॉडी में सिम्टम आएंगे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जब आपकी 101 कंसल्टेशन होती है डॉक्टर के साथ में, तो आपको बताते हैं, आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको बता देंगे वो कि आपकी बॉडी में किस समय कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ है। इसके अलावा फीमेल हार्मोनल एसे करके पूरा टेस्ट भी होते हैं, जिसमें हमें पता भी चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई हार्मोन कम तो नहीं है या कोई हार्मोन ज्यादा तो नहीं है। जब भी किसी को पीसीओडी होता है तो उनकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम आते हैं। जब भी एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा एंड्रोजन, जो हमने बात की थी मेल हार्मोन, ये आप देखेंगे जरूरत से ज्यादा मेल हार्मोन जब बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उस समय बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि एक्ने होना। एक्ने मतलब स्किन के ऊपर पिंपल, और बहुत ज्यादा पिंपल होने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा फेशियल हेयर्स, हाइरसेटिज्म की हमने बात की। स्कैल्प हेयर, यहाँ पे बाल ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और स्कल्प के ऊपर हेयर जो है वो पतले होने शुरू हो जाते हैं बहुत बार। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जब असंतुलन होता है, मतलब वो जब संतुलित फॉर्म में नहीं रहते हैं शरीर के अंदर, तो उस समय हमारा पीरियड साइकिल जो है वो कंट्रोल नहीं रह पाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बहुत सारी महिलाओं को, वैसे पीसीओडी के अंदर ज्यादातर महिलाओं को ये सिम्टम दिखते हैं कि उनके पीरियड 3-3 महीने के लिए नहीं आ रहे, 4-4 महीने के लिए नहीं आ रहे, या फिर जब महीने आते हैं तो बहुत कम आते हैं। मतलब पीरियड जो ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत कम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस की हमने बात करी। तो जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी जो है एनर्जी के लिए शरीर के अंदर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारी ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड से उसने जाना होता है कोशिका के अंदर, वहां पे एटीपी के थ्रू वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। अभी क्या हो रहा है, अब ये एकदम से नहीं चला जाता, मैंने खाया और एकदम से सेल के अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता। सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में कुछ चीजें अटैच होती है, मतलब सेल के ऊपर एक इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं।
हैं। जब भी मैंने ग्लूकोज खाया, मेरी ब्लड के अंदर ग्लूकोज गया, उस समय ब्रेन से एक सिग्नल गया पैनक्रियाज के अंदर, पैनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज किया। इंसुलिन एक तरह का व्हीकल है, वो अटैच होगा सेल के उस रिसेप्टर के साथ में और एक तरह से रास्ता क्रिएट करेगा ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए। तो ग्लूकोज अंदर जा पाएगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी। अब क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्ट करना शुरू कर देता है हमारा सेल, मतलब वो जो रिसेप्टर होते हैं ना सेल के ऊपर, वो एक तरह से आप समझिए कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन को। तो अब क्या कर रहा है, इंसुलिन भी खून के अंदर बह रहा है और साथ में ग्लूकोज भी बह रहा है। तो जब भी आप खून की जांच करोगे, जैसे बहुत सारे लोग ग्लूकोमीटर से जांच करते हैं या बहुत सारे लोग लैब में जांच करते हैं, तो उनको दिखता है कि उनके खून के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं। तो बहुत इसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें थकान भी महसूस होगी, क्योंकि वो एनर्जी जो हमें चाहिए थी ग्लूकोज से वो भी हमें नहीं मिल रही है। और साथ साथ में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं अंदर से, जहां पे ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो रहा है, वहां पे भी हार्म होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की अंदर वाली जो वॉल होती है वो एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। तो कहीं ना कहीं वो डिसरप्ट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के सीकेडी की प्रॉब्लम, मतलब किडनी फेलियर तक की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम, हार्ट में जिसको हम सीएडी कहते हैं, मतलब हार्ट की जो आपकी आर्टरीज होती है वहां पे ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ये सारी चीजें शुरुआत इसकी यहाँ से है, जहां पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होता है हमारी बॉडी में। अगर आपको अभी भी लग रहा है, अगर आपको कोई भी सिम्टम लगते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, सबसे पहला तो हमने एक, जो हमें सबको पता है कि जब भी पीरियड्स आपको रेगुलर नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर होने शुरू हो गए हैं पीरियड्स, तो आप उसी समय अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हो, किसी भी जनरल फिजिशियन से भी बात कर सकते हो, हमारे किसी भी सेंटर पे बात कर सकते हो। इसके साथ में आप सब लोग ये नंबर नोट कर लीजिए, 7710371037। इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना सिम्टम, जो भी आपको लक्षण आ रहे हैं, वो भी लिख के भी भेज सकते हैं और एक छोटा सा वॉइस नोट भी आप भेज सकते हैं। वॉइस नोट पे आपने क्या भेजना है, मुझे इतने समय से प्रॉब्लम है, ये सिम्टम आ रहे हैं, अभी मैं ये ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ और अभी फिलहाल मुझे ये लक्षण है। तो उससे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि आपको हम कौन से डॉक्टर को सौंपे, कौन से डॉक्टर को आपका केस सौंपे। तो जो डॉक्टर इस चीज में सब अच्छे से एक्सपीरियंस्ड होगा, वो अच्छे से आपकी प्रॉब्लम समझेगा और आपको आगे गाइड भी कर देगा। अब क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। यस, एक जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक या हेरिडिटरी फैक्टर जिसको हम कहते हैं। जिस भी इंसान को, अगर मुझे पीसीओडी रहा है तो मेरे बच्चों को आगे पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। इवन अगर मुझे कोई भी बीमारी रही है तो मेरे बच्चों को आगे, क्योंकि वो मेरे जीन में है, आगे मेरे बच्चों को वो चीज हो सकती है। लेकिन अगर वो सही तरह से अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखेंगे तो उनको नहीं होगा। हमेशा हर एक बीमारी जो मेरे पेरेंट्स को है वो मुझे नहीं होती है, मुझे नहीं होगी अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल को सही रखूंगी। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती है, अभी हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि पीसीओडी लाइफस्टाइल की वजह से कैसे होता है और कैसे अपने लाइफस्टाइल को सुधार के हम पीसीओडी होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। या अगर किसी को पीसीओडी है तो घर पे भी वो उसको काफी हद तक ट्रीट कर सकते हैं, अगर शुरुआती ही स्टेज है तो। यस, अगर किसी को इन्फ्लेमेशन रहती है तो उनको भी पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा हैं। यस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मेन कारण है। चाहे जेनेटिक हो या जेनेटिक ना हो, जिनको जेनेटिक नहीं भी है उनको भी पीसीओडी आजकल बहुत ज्यादा होता है। अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। यस, अनहेल्दी डाइट। अब आप अनहेल्दी डाइट से क्या समझेंगे, जरूरत से ज्यादा खाना। आयुर्वेद के अंदर एक बहुत अच्छा सा कोट है जिसको बहुत समय से बोला जाता था, बट अभी हम उसको भूलना शुरू कर गए हैं, कि जो एक बार खाता है वो योगी होता है, जो दो बार खाता है वो भोगी होता है, और जो तीन बार खाता है वो रोगी होता है। अब आप समझ रहे हैं, जो ज्यादा टाइम खा रहा है वो रोग की तरफ जा रहा है। योगी हम बन नहीं सकते, लेकिन भोगी हम जरूर हैं इस टाइम पे। तो हम भोग रहे हैं सब हर एक चीज को। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम दो ही टाइम अपना फुल मील ले। उसके अलावा अगर आपको बीच में भूख लगती है तो मंचिंग के लिए क्या कर सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, मखाना वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बता देते हैं आपको खाना है। लेकिन आप कोशिश करो कि आप सुबह एक टाइम खाओ और उसके बाद शाम को एक टाइम खाओ। और दूसरी बात, शाम को जब भी सनसेट हो जाए,
सनसेट के बाद खाना खाना हमें बंद करना है। जो भी फीमेल रात को सनसेट के बाद खाना खाती है, आप ये चीज देखेंगे, नोटिस भी करेंगे कि जिनकी नाइट शिफ्ट होती है उनको पीसी होने के चांसेस, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस, इवन डायबिटीज होने के चांसेस। इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन गया है इस टाइम पे। डायबिटीज कैपिटल क्यों बना? क्योंकि इंडिया में नाइट शिफ्ट बहुत ज्यादा है। हम लोग रात को खाते हैं, रात को उठते हैं, दिन को पूरा दिन भर कुछ नहीं खाते, और उसके बाद रात को खाना शुरू करते हैं, पूरी रात खाते रहते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जब भी हम रात को ज्यादा खा रहे हैं, उस समय हमारी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। और साथ साथ में ऐसे केसेस में जहां पे जो लोग रात को ज्यादा खाना खाते हैं या रात को जगे रहते हैं, उन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस भी रहते हैं। मतलब उनकी बॉडी इंसुलिन उतनी मात्रा में रिलीज नहीं कर पाती जितनी मात्रा में वो सुबह के टाइम पे कर रही थी, क्योंकि सन के साथ हमारी बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जैसे सनराइज होता है, उस समय सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे काम करने के लिए ज्यादा कैपेबल होते हैं। जैसे ही सनसेट हो जाता है, उसके बाद हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करने के लिए भी थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म उस हिसाब से चलता है हमारा। ठीक है, तो एक तो आपने कोशिश करनी है कि अपना खाने का टाइमिंग सुधारे। दूसरा, सोने जगने का टाइमिंग भी सुधारें। सुबह पे टाइम से सोएं और रात को टाइमली अपना सुबह टाइम पे उठें और रात को अपना टाइमली सो जाएं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, इंसान जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए बना है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो उसके वजह से भी हमारी जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। अब कोशिकाएं अच्छे से अगर काम नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा? कोशिकाओं के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अभी हमने समझा कि कोशिका के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन को सेंस करते हैं। जो अगर वो रिसेप्टर अपने अच्छे से काम नहीं करते तो ऑब्वियसली इंसुलिन को वो समझ नहीं पाएंगे, और इंसुलिन भी ब्लड के अंदर रहेगा और शुगर भी ब्लड के अंदर रहेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कारण है पीसीओडी होने का, वाइस एंड वर्सा, दोनों एक तरह से काम करते हैं। आपने किसी का अनम्यूट किया है क्या माइक? अच्छा जी, ठीक है, आप कर दो चाहे अनम्यूट। गुरप्रीत, गुरकीरत जी, आई कैन सी आपका माइक हमने अनम्यूट किया था। आपने शायद कोई क्वेश्चन पूछा है चैट बॉक्स में। आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। यस मैम। हाँ जी गुरकीरत जी, बताइए। मैम मुझे ना एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है। ठीक है। मैंने टीवीएस कराया था, उसमें आया था। और मुझे साथ में गांठ आई है ओवरी में। अच्छा, ओवरी में सिंपल गांठ आई है या फिर पॉलीसिस्टिक है, मतलब ज्यादा दो से मैम ज्यादा? जी, सिंपल गांठ है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिएगा गुरकीरत जी, एक तो आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए हमारे चैट बॉक्स में। हम आपकी रिपोर्ट भी मंगवा लेंगे, एक बार रिपोर्ट भी देख लेंगे। अब हम समझेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की अंदर वाली जो लाइनिंग है, वो यूट्रस के, वो हमारे अलग अलग पार्ट में, कई बार ओवरीज में, कई बार फेलोपियन ट्यूब में, अलग अलग पार्ट में बननी शुरू हो जाती है। राइट, यस। जिसकी बहुत ज्यादा पेन भी रहता है। इसका यस ज्यादा मैम। सिम्टम रहता है वो पेन ही रहता है। आपको क्या क्या लक्षण आ रहे हैं? मैम पेन होता है मेरे बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों पे पेन होता है। अच्छा जी, ठीक है। पीरियड्स के टाइम में दर्द होता है या फिर वैसे भी रहता है? पीरियड्स के टाइम पे भी दर्द था, पर इस बार क्या हुआ, मुझे यूरिन में इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी अच्छा जी। दोनों साइडों पे। या फिर मैंने एलोपैथिक मेडिसिन शुरू की है, फिर उससे थोड़ा फर्क लग रहा है मुझे। अच्छा, यूरिन इन्फेक्शन कब से होना शुरू हुआ आपको? 2-3 मंथ से ही हुआ है। ठीक है, आपने यूरिन की जांच कराई थी अपने? कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था या नॉर्मल इन्फेक्शन था मैम? मैंने मैम जांच तो नहीं करवाई, बट मतलब मुझे जलन होती है अंदर, जब यूरिन आता है तो जलन होती है। ठीक है, पानी पानी अच्छे से पीते हैं आप पूरा दिन में? कम भी पिया जाता है अभी तो पानी, कम ही पिया जाता है। ठीक है, देखिए पानी की मात्रा बढ़ाइए अपना। यूरिन इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहा है और जलन हो रही है, एक तो पानी ज्यादा पीना है, दूसरा कभी भी यूरिन को आपने होल्ड नहीं करना है ना? जब आप यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो कॉन्सेंट्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब बर्निंग मिक्चुरेशन अगर आपको हो रही है तो वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी आप एक काम कीजिए, आप एक बार अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी रिपोर्ट हम सारी मंगवाएंगे, उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ओके मैम। मैम मेरा नाम इंद्रप्रीत कौर है, ये मेरी बेटी का नेम था गुरकीरत, उसका फीड हुआ हुआ था नेम। मैम आपकी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब मैम हेलो मैम, अभी आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी। अब मैम मेरी ये गुरकीरत है ना, मेरी बेटी का नाम है, तो एक्चुअली बाय ठीक है, मिस्टेक वो ही फीड हुआ हुआ था। मेरा नाम कोई एक्चुअली में इंद्रप्रीत कौर है। कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए उसकी उम्र कितनी है बच्ची की?
एक्चुअली नहीं, मैं प्रॉब्लम मुझे है, उसका नाम फीड हो गया जूम मीटिंग में, कोई प्रॉब्लम बात तो मुझे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नाम लिख के और नंबर लिख के चैट बॉक्स में डाल दो, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। वो तो जब देखिए अभी इसके बाद क्या होगा, डॉक्टर के साथ वीडियो कंसल्टेशन होगी आपकी, 101 वीडियो कंसल्टेशन होगी, उसमें सारे ओके सवाल आपसे पूछे जाएंगे और सारा हिस्ट्री शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। मतलब आयुर्वेद के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम रूट कॉज को ढूंढे, कारण क्या है बीमारी का। जब तक कारण ओके नहीं मैम। ढूंढेंगे तब तक निवारण नहीं होगा। नहीं तो आप थोड़े समय के लिए पेन के लिए मेडिसिन लेते रहोगे, उससे पेन तो कम हो जाएगा पर प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा ना। हाँ जी मैम, ठीक है हाँ मैम। जी। वैसे मैं आप रेगुलर में मैं आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग जैसे कड़ी पत्ता सुबह वगैरह ले लेती हूँ, थोड़ा हल्दी खा लेती हूँ कच्ची, ऐसे हम्म। वगैरह। ऐसे ठीक है, कर सकती हूँ, ऐसे कर आप कर सकती हूँ ना मैं? सकते हो। एक एक आप साथ में ना सीट साइकिलिंग भी शुरू कर दीजिएगा। साइकिलिंग? ओके, वैसे मैम थोड़ी वॉक तो मैं कर ही लेती हूँ शाम के टाइम। सीड साइकिलिंग, सीड साइकिलिंग का मतलब है बीज लेने हैं आपको। जब आपके ओके पीरियड ओके खत्म होते हैं ना, महीने खत्म होते हैं जब आपके, तो शुरू के जो 14 दिन है, 1 से 14 दिन जो होते हैं, उसमें आपने फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज और कद्दू के बीज लेने हैं। मैम। जो फ्लैक्स सीड मुझे सूट नहीं करते गर्मी में, अलसी के, गर्म होती है ना अलसी। हम भिगो के लेते हैं उसको, आधा ओके। चम्मच अलसी के बीज और आधा चम्मच कद्दू के बीज भिगो के लेने हैं। अगर अलसी हाँ आपको सूट नहीं करती है तो आप कद्दू के बीज से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपने हमेशा भिगो के ही लेने होते हैं। अगर आप वैसे खाओगे ना तो आपको गर्मी कर जाएगी बिल्कुल। हमें सुबह खाली पेट खाने हैं? हाँ, ओवरनाइट भिगो के सुबह खाली पेट खाने हैं, अच्छे से चबा चबा के खाने हैं। एक बार मैं क्लियर कर दूं, कब मैंने आपका समझा नहीं है, 14 डेज कब से लेने हैं वो, कब से जैसे स्टार्ट आपका करना महीना खत्म हुआ ना, पीरियड्स खत्म हुए आपके, है? उसके ओके। बाद से पहले दिन से, पीरियड खत्म होने के पहले दिन से 14 दिन तक आपने अलसी के बीज और कद्दू के बीज मिक्स करके लेने हैं। और जैसे ही 14वां दिन हो गया उसके बाद आपने तिल के बीज और सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज लेने हैं। 14 दिन के बाद? हाँ जी, ये क्या करता है, हॉर्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। जो आपको पेन हो रही है, एक्सेसिव पेन हो रही है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, उसके ऊपर भी काम करेगा। और पीरियड्स को रेगुलेट भी कर देता है अगर आपके रेगुलेट नहीं है पीरियड्स तो। व्हाइट तिल लेने, व्हाइट वाले तिल, व्हाइट वाले। हाँ, सफेद तिल, बिल्कुल व्हाइट तिल। तो मैं एक क्वेश्चन और था, अभी मुझे ना ज्यादा हुई थी जब ब्लीडिंग हुई थी, तो मैंने क्या किया था, घी में, पानी में घी डाल के पिया था, तो उससे मेरा ठीक है, फर्क पड़ गया था। बहुत अच्छा है। सुबह में आप, इवन आप डेली कर सकते हो, जैसे आपके पीरियड्स आते हैं ना, उस समय भी यस। आप सुबह में, पर देसी गाय का घी आपने यूज करना है मैम। ओके मैम, ठीक है मैम। ओके मैम, ठीक है ओके मैम। जी, नमस्कार। हाँ जी, करते हैं। सरोज जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। जी मैम, हेलो, नमस्ते मैम। हेलो। हाँ जी, प्रज्ञा जी, हाँ। आपने मैसेज किया हेलो। है ग्रुप के अंदर कि आपका AMH 0.01 है, काफी कम है। आप अपना एज भी बता दीजिए प्लीज, एज के हिसाब से AMH जो है वो कम होता रहता है। अगर आपकी एज कम है तो हम कोशिश करेंगे, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहे हैं जिनका AMH हमने इम्प्रूव किया है। आप अपना नंबर डाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि शुद्धि गर्भ धारण लिख दीजिए, गर्भ धारण और अपना नंबर लिख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, आपका नंबर सीधा शेयर कर देंगे अपनी गर्भधारण टीम के साथ जो इनफर्टिलिटी में डील करती है, तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे आगे। जी हाँ जी मैम। हाँ, हेलो मैम। हेलो। सरोज जी, अब आप बात कर सकते हैं। जी हेलो मैम। मैम हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ मैम, मुझे ना 2 साल से मतलब ब्लडिंग बहुत ज्यादा होती थी। हाँ हाँ। तो अभी मेरा दिसंबर में अल्ट्रासाउंड हुआ तो मुझे यूटर्स में 6.6 का ट्यूमर निकला है मैम। ठीक है, ये ट्यूमर जी किस तरह का है, वहां पे उन्होंने रसौली बोला क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताए। वो बोले कि मतलब ये ट्यूमर है, ऐसा कुछ बताए नहीं है मैम। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके। जी। तो अभी क्या ट्रीटमेंट ले रहे तो हैं आप, आपकी उम्र जी कितनी मैम, वही हीमोपैथिक दवा चलती है तो उन वो दवा चला रहे थे, तो मेरी ब्लडिंग वाली जो समस्या है वो तो सही हो गई, अब मंथली आती है मैम। है? ठीक है जी। बट ये जी, तो और ये जो है ये मतलब पीरियड टाइम में मैम 3 दिन बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो मुझे मतलब ये दर्द के लिए इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। ठीक है, जी। आपकी उम्र कितनी है मैडम? जी मैम, 42 ईयर्स। ओके, 42 ईयर है। वैसे इस एज में अगर आपको गांठें हो भी रही है ना यूट्रस के अंदर, तो धीरे धीरे करके वो कम होनी शुरू हो जाती है।
ठीक है। जी फिर भी जी हमारे पास आयुर्वेद के अंदर एक थेरेपी होती है उत्तर बस्ती, जिसको हम बोलते हैं। उत्तर जी बस्ती में हम क्या करते हैं कि आपके यूट्रस के अंदर कुछ मेडिसिन इंसर्ट करते हैं, मतलब मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं वो, उनको जी इंसर्ट मैम। करते हैं। तो अगर आपको जरूरत है हमें कि ट्यूमर के ऊपर काम करना है, तो ट्यूमर को कम करने वाली मेडिसिन डालेंगे। आप एक बार ओके एक मैम। काम कीजिए, अपना नंबर जो है शेयर कीजिए चैट बॉक्स के अंदर, नाम और ओके नंबर। हम आपको ओके मैम। डॉक्टर के साथ एक वीडियो कंसल्टेशन कराएंगे। वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू हम आपकी रिपोर्ट्स भी देख लेंगे, साथ में आपकी जीभा परीक्षण भी कर लेंगे। जीवा ओके परीक्षण से मैम। थोड़ा हमें समझ भी आ जाएगा कि आपकी प्रकृति किस तरह की है। ठीक है। ओके उसके मैम। हिसाब से हम आपको अपने नियर बाई ब्रांच में या फिर हॉस्पिटल में बुलाएंगे, क्योंकि ये वाली जो थेरेपी है इसके लिए आपको जी हॉस्पिटल आना पड़ेगा, ये घर ओके पे नहीं मैम। होगा। ओके मैम। ठीक है। मैम तो जो डॉक्टर दवा चला रहे हैं तो इससे 1 सेंटीमीटर कम हुआ है, इस समय बहुत 5.6 है। बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जी ना एलोपैथिक डॉक्टर्स भी है यहाँ पे। जी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तीनों तरह के डॉक्टर हैं। तो हम क्या करते जी हैं, सारा जो ट्रीटमेंट है वो आपके हिसाब से एक अच्छा ट्रीटमेंट बनाते हैं, जिस चीज की आपको जरूरत रहती है। जी मैम। ठीक है। तो मैम आप अपना रिपोर्ट भेज दीजिए या फिर आप अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। पहले रिपोर्ट देखेंगे, उसके हिसाब से रिपोर्ट को समझ के, आपकी बॉडी को समझ के आपके लिए बताएंगे आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है। क्या जो ओके आप मैम, मैं दवाई अपना खा रहे नंबर दे। हो। हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी। जी ठीक है। जी मैम। ओके। ओके। नमस्कार मैडम। हेलो। हेलो। जी मैम। हाँ जी मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। वंदना जी बताइए। मैम मैम मेरे को ये चीज़ पूछनी थी कि जैसे हम कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है वंदना जी। कहीं आपका स्पीकर ऑन तो नहीं है? अगर ऑन है तो आप ऑफ कर लीजिए, तो हम बात कर पाएंगे। अब आ रही है आवाज़ मैम? हेलो। वंदना जी करते करूँ? अच्छा, वंदना जी आपकी आवाज आ नहीं रही है मुझे। मैम अब आ रही है आवाज़? आप एक काम कीजिए वंदना जी, या तो आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, हम आपका नंबर लेके आपकी एक 101 वीडियो कंसल्टेशन करा लेंगे। उसमें हम सारी चीजें अच्छे से समझ के आपको बता देंगे, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है अभी। हेलो। हेलो। हाँ जी 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 जी, आई कैन हियर यू नाउ। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो मैम मतलब मैं रोज मतलब मैं जॉब करती हूँ, तो मेरी ट्रैवलिंग भी होती है 1 घंटे की डेली, मतलब मॉर्निंग में 1 घंटे की, शाम को इवनिंग में। तो मैम ठीक। इससे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या कंसीविंग नहीं पे, ट्रैवलिंग से? नहीं मैम, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, बाकी सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, तो कंसीव करने में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रैवलिंग से। ओके, तो मैम वैसे मतलब अगर मुझको कोई और टेस्ट करवाने हैं या कुछ है, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट में थोड़ा। हम लोग यहाँ पे सारे टेस्ट करवा लेते हैं जो भी जरूरी होते हैं, चाहे वो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आयुर्वेदा के हिसाब से हो। जैसे आयुर्वेदा के हिसाब से हम ये समझते हैं कि आपका जो वूम है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरी तरह से ठीक है क्या, या फिर आपका जो यूट्रस है वो इतना कैपेबल है कि वो बच्चे को होल्ड कर पाएगा। वो सब चीजों के ऊपर हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। या फिर कोई हार्मोनल इम्बेलेंस है तो उसको पूरी तरह से सही करने पर हम काम करते हैं। डायग्नोसिस वाला जो चीज होता है उसके लिए हम एलोपैथी का ही इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथी में जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे हम यहाँ पे करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हो ना, तो आप एक काम करो, अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो एक। आप अगर उसमें गर्भ शुद्धि लिख देंगे या गर्भ संस्कार लिख देंगे तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। हम आपको सीधे अपने गर्भ शुद्धि डिपार्टमेंट के साथ में कांटेक्ट करा देंगे, वो आपको सारी चीजें आगे बता देंगे। ठीक है मैम, वो मैंने कर दिया है शेयर अपना नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मैम बाकी ट्रैवलिंग से ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इफ यू आर हेल्दी पूरी तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। बाकी मैंने सीड साइकिलिंग वाला एक बताया है, सीड साइकिलिंग वाला आप शुरू कर सकते हो। सीड साइकिलिंग सभी लोग शुरू कर सकते हैं, जिनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जिनको अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करना है ना, वो सब लोग सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 1 से 14 दिन, मतलब जिस दिन आपके पीरियड्स खत्म हुए उसके बाद से 1 से 14 दिन तक हम फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड लेंगे, और 14वें दिन से हम शुरू करेंगे सनफ्लावर सीड और सेसेमे, व्हाइट सेसेमे सीड्स। और हमेशा इन सीड्स को भिगो के लेना है, रात को भिगो के रख लीजिए और सुबह अच्छे से चबा चबा के खाना है। तो 3 मंथ्स के लिए अगर हम ये करेंगे मैम तो और फर्टिलिटी। वेट जी।
मैम वेट का भी कुछ इशू रहता है कि अगर हमारा वेट ज्यादा है तो भी कंसीविंग में दिक्कत यस रहती है? यस, अगर आप ओबीस हो तो चांसेस रहते हैं हॉर्मोन्स के फ्लक्चुएट होने के। जैसे अभी हम वही समझ रहे थे कि जब ओबेसिटी होती है ना, तो ओबेसिटी हमारी सेल्यूलर कम्युनिकेशन के साथ इंटरफेयर कर देती है, जो हमारी सेल्यूलर हेल्थ है उसके साथ इंटरफेयर कर देती है। जो लोग ओबीस होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे ही इंसुलिन, कोई भी हार्मोन ना, एक भी हार्मोन अगर शरीर के अंदर थोड़ा सा इम्बेलेंस हुआ तो पूरा का पूरा हार्मोनल पूल जो है वो इम्बेलेंस हो जाता है। इसलिए वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, पहले तो हम एक काम करेंगे, आपसे 1-on-1 कंसल्टेशन कर लेंगे, सारी चीज समझ लेंगे, देख लेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे। अगर आपको इस समय कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले उन चीजों को के ऊपर काम कर लेंगे 2-3 महीने, और उसके बाद आप प्लान कर सकते हो अपना। ठीक है, किसी और को दे दीजिए परमिशन। वंदना जी, आई कैन नॉट हियर यू, बट आप चैट बॉक्स में नंबर डाल सकते हैं और हम आपको कांटेक्ट करा देंगे अपनी शुद्धि गर्भ संस्कार टीम के साथ में। ओके, क्वांटिटी ऑफ सीड्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों सीड्स को आधा आधा चम्मच लेंगे। जो मैंने अभी 4 सीड आपको बताए हैं, 4 सीड में 2 सीड आप पहले ले रहे हो, 2 सीड्स बाद में ले रहे हो, दोनों सीड का आधा आधा चम्मच हम लेंगे। और हमेशा सीड्स को भिगो के ही रखना है। सर्दियों में हम सीड्स को थोड़ा सा रोस्ट करके ले सकते हैं, पर जैसे ही गर्मियां शुरू होती है आपने उसको ओवरनाइट भिगो के रखना है, और अच्छे से थोड़ा सा बाइट लेके उसके बाद उसको अच्छे से चबाना है। AMH इज 12, PCOD है, फर्टिलिटी इशू है। जी, आईफोन मैम, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, मैं सिर्फ आईफोन देख पा रही हूँ। आपका AMH बढ़ा हुआ है। यस, PCOD के केस में AMH बढ़ा रहता है। हमें PCOD को मैनेज करना पड़ेगा। एज आपकी 32 है, बहुत अच्छा टाइम है, इस समय हम PCOD को मैनेज कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक और चीज समझिए, अगर स्ट्रेस है या फिर आपको कोई भी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं है तो उसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। सिर्फ हम मेडिसिन या थेरेपीज के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। PCOD कहीं ना कहीं जहां पे भी हॉर्मोन्स आ गए ना हमारी, जब भी जहाँ पे भी हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ है, तो वहां कहीं ना कहीं हमारे आसपास का सराउंडिंग, हमारा एनवायरमेंट, हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका मेंटल हेल्थ किसी भी वजह से खराब हो रखा है, हम लोग कपल काउंसलिंग भी करते हैं, या फिर आप कपल काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हो, आप रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हो, मैरिज काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हो। तो अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं है तो पहले उसको भी सही करने के लिए काम कीजिए। पल्लवी जी। हाँ, हेलो पल्लवी। हाँ जी, पल्लवी जी बताइए। मैम, मुझे ना अभी 4 साल से हम ना कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन 32 एज है मेरी अभी, लेकिन हाँ हाँ। पीसीओडी की प्रॉब्लम है। और जी। मेरे को ना अभी एंडोमेट्रियल सिस्ट हुआ था, जो कि लेप्रोस्कोपी के द्वारा, मतलब कि एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा ही हटा दिया गया है अक्टूबर में। ठीक है। तो अभी उन्होंने बोला कि आपको आईवीएफ की तरफ चले जाओ, पीसीओडी बहुत ज्यादा हैवी है। हम्म। तो मैम उसके लिए सजेशन कीजिए कुछ। पल्लवी जी, आपने एज कितनी बताई अपनी? 32। 32, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है अभी सीधा IVF के लिए जाने की। IVF में ना 70% फेलियर है, अगर आप देखोगे फेलियर रेट बहुत हाई है। दूसरा, खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। तीसरा, यस मैम। जब IVF होता है उस समय हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता है, तो जो हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता है उससे भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हार्मोनल जो थेरेपी दी थी उस समय जो साइड इफेक्ट आए उनसे वो ओवरकम ही नहीं कर पाए, पीसी ये IVF भी फेल हो गया। तो हम लोग के पास IVF एक्सपर्ट भी हैं, मतलब एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं जो IVF एक्सपर्ट हैं, उसके साथ में आयुर्वेदिक फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन। हम लोग क्या करते हैं, पहले कोशिश करते हैं नेचुरली कंसीव कराने की। जो भी प्रॉब्लम है शरीर के अंदर सबके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है, चाहे शरीर ओके। है, मेंटल हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ है, सब चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। जहां पे बात आती है डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के लिए मैंने बोला एलोपैथिक डॉक्टर है, तो वहां से हम सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करा के, कुछ हमें अगर उनको भेजने होते हैं तो हम वहां भी भेज के देख लेते हैं। और फिर नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो है मैम मेरे पास सभी। और दूसरा एएमएच जो है मेरा बढ़ा हुआ आ रहा है, 20 पॉइंट कुछ है। हम्म। तो PCOD है आपको? यस यस, पीसीओडी है। PCOD के केस में बढ़ता है ये बच, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं मैनेज। आपकी एज कम है मैम, इस टाइम पे कर सकते हैं मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, और एक बार वहां पे गर्भ शुद्धि लिख दीजिए, अगर आप लिख सकते हो। नंबर डाल के गर्भ शुद्धि लिख दीजिए। जो भी लोग गर्भ शुद्धि लिखेंगे ना उनका हम डायरेक्टली नंबर गर्भ शुद्धि वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है वहां पे शेयर कर देंगे।
ओके मैम। और मैम ये पीसीओडी का प्रॉब्लम मतलब क्लियर हो सकता है क्या, मतलब नॉर्मल कंसीव हो सकता है क्या? बिल्कुल हुआ है मैम, बड़ी बड़ी ऐसे जहाँ पे आईवीएफ दो दो बार फेल हो गया था ना पेशेंट का, वहां पे भी हमने नेचुरली कंसीव कराया। आप एक बार हमारी साइट पे जाके देखिए ना, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, वहां पे हमने बहुत सारे टेस्टिमोनियल डाले हुए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स डाली है बिफोर आफ्टर की, आप सब चीजें देख सकते हैं। बाकी अब जब हॉस्पिटल में आओगे हमारे, इसके लिए हॉस्पिटल आपको आना पड़ेगा, हम थेरेपीज करते हैं, ये घर पे नहीं, ओके मैम। हॉस्पिटल आना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोर्स आपको लेना पड़ेगा। हम थेरेपीज कराते हैं, हॉस्पिटल जब आओगे तो आप पेशेंट से भी मिल लीजिएगा, सेटिस्फेक्शन मैम भी। मैम ये मतलब पीसीओडी का जो है नॉर्मल कितने मंथ में रिजल्ट आ सकता है, मान लो नॉर्मल होने का? आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है मैम। मैम ये पीसीओडी का जैसे ट्रीटमेंट हम कराते हैं तो इसका नॉर्मल होने का कितने मंथ में रिजल्ट आ सकता है? कितना टाइम लगता है ये आप अगर यस पूछ, यस। तो वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए अभी हमने बात करी, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कॉजेटिव फैक्टर हैं। मान लो किसी को स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, किसी को ओबेसिटी की वजह से हो रहा है, पहले हम ये समझेंगे कि इसका कारण क्या है, आपको किस वजह से हुआ है। वो कारण को समझ के वो कारण कितने टाइम में ठीक हो सकता है, उसके हिसाब से आपको टाइम भी दे देंगे। वैसे हम तो कोशिश करते हैं कि सारी पैथीज को कंबाइन करके जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन दे दे, बट अभी मैंने आपको देखा नहीं है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं बता नहीं सकती उस हिसाब से, बट मैम जब वीडियो के, मैम सीटिंग क्या है आपकी? सॉरी, मैम सीटिंग कहाँ पे है आपकी? मैं तो जीरकपुर में ही बैठती हूँ, हमारा जो हेड ऑफिस है। बट आपको क्या करना है, हमारी गर्भ संस्कार टीम के साथ अभी आपकी जब कांटेक्ट होगा, वो आपको वीडियो कंसल्टेशन करेंगे, वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू वो देखेंगे, सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे और फिर आपको बता देंगे, डोंट वरी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके पल्लवी जी, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए अपना। ओके। ठीक है, नमस्कार। मैम हेलो। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। मैम मैं पूजा सिन्हा बोल रही हूँ झारखंड से। मैं सीए हूँ हाँ जी। और जॉब में हूँ। ओके जी। मैम मैं गर्भ शुद्धि संस्थान से 1 महीने से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है। मैंने सब कुछ बताया था, मेरी सारी रिपोर्ट ओके है। इस बार मैंने एएमएच कराया था हाँ हाँ। और बायोप्सी भी कराया था। बायोप्सी में मेरी हाइपरप्लेजिया इंडोमेट्रियम है, मतलब मेरी जो लाइन है वो थिक है, बिल्कुल। अराउंड 24 जी। एंड मेरी एएमएच है 0.6 अप्रॉक्स। 0.6, ठीक है। जी, मेरी एज भी है मैम 37-38। एक्चुअली शादी 1 साल पहले ही हुई है। ओके, ठीक है। तो हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो फिर भी हम अक्टूबर से ट्राई कर रहे हैं। जब भी आते हैं तो 10-15 दिन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैम कंसीव नहीं हो पा रहा है। अब एएमएच पहले मैंने डॉक्टर इंदु से सब कुछ शेयर किया था। ठीक उनके है। जाने के बाद मैं डॉक्टर नितिका को सब कुछ शेयर किया था। नाउ एएमएच भी मैंने शेयर किया है 4 दिन पहले, लेकिन अभी तक कोई कंसल्टेशन मेरे पास आया नहीं है। ठीक है। और मैं 1 महीने से मैम आपकी वो गर्भ शुद्धि की 3-4 टैबलेट्स खा रही हूँ। एक ग्रंथि की है, एक लीवर की है, एक लेडी टॉनिक है, जी। एक पित्त विपत्ति हर है। अभिपत्ति कर, जी जी। जी, विपत्तिकर। और एक मैम और है, एक पुष्प 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 बैलेंस कुछ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई। जी। क्या पूजा जी, आपने अपना नंबर डाला क्या चैट बॉक्स में? जी, जी, डाला है। मेरे दूसरे नंबर पे मेरी सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है मैम। मैंने व्हाट्सएप किया है हिम्स को। जिस गर्भ नंबर पे शुद्धि आपकी को। फाइल बनी है, प्लीज आप वो नंबर एक बार डालेंगे? मैं अभी ना डॉक्टर मिताली, जो हमारा गर्भ संस्कार डिपार्टमेंट पूरा हैंडल करते हैं, जी मैम। साथ आपका केस शेयर कर रही हूँ, वो अभी आप आपसे बात कर लेंगे, डॉक्टर की ड्यूटी लगा देंगे, वो आपसे अभी बात कर लेंगे, डोंट वरी। आप एक बार अपना मैम तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी एज में भी क्या नेचुरल कंसीवनेस पॉसिबल है? 37 आपकी एज है, हमने देखिए कंसीव कराया है इस एज में भी। देखिए सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर होगा तो हम आपको पहले ही बता देंगे, सारी रिपोर्ट्स वगैरह और सब चीजें देख के, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए आपने हुंजा वैली के बारे में सुना है? नहीं मैम। हुंजा वैली के बारे में सर्च कीजिएगा। हुंजा वैली जी। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, मतलब मोस्टली पाकिस्तान की तरफ है। वहां की फीमेल 83 एज में भी कंसीव कर लेती है, मतलब 80s की एज में भी कंसीव कर पा रही है। तो इसका मतलब है कि जी। ह्यूमन बॉडी के लिए ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है कंसीव करना, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो ऐसा हो गया है आजकल के टाइम पे कि हम लोग का फर्टिलिटी कम होता जा रहा है।
और पहले के टाइम पे भी महिलाएं 50 तक कंसीव कर लेती थी इजीली, और वहां अगर इतने एज तक कंसीव कर पा रही हैं तो मतलब हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। हमें सिर्फ उस चीज को समझना है। आप पंचकर्मा आपने करवाया अभी तक या नहीं? जैसे नहीं मैम, मैं पंचकर्मा नहीं करवाया है, अभी आ विदाउट नहीं पा रही हूँ, पंचकर्मा, बात की थी जी। विदाउट पंचकर्मा 70% चांसेस कम हो जाते हैं हमारे किसी भी चीज को सही करने के लिए। आप समझेंगे पंचकर्मा का मतलब है बॉडी को रिजुविनेट करना, नया बनाना जी पूरी तरह से। तो जी आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर किस तरह से बना है, हम जो भी चीजें खाते हैं, मतलब खाने का मतलब है जो भी चीजें शरीर के अंदर गई उससे रस बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र है जो भी हमारी रिप्रोडक्टिव धातु है, जो भी रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब ये सारी धातुएं बनेगी उसके बाद शुक्र बनेगा। पंचकर्म में हम इन सारी धातुओं का पोषण करते हैं। पहले पूरी तरह से बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद इन सारी धातुओं को पोषण करने के लिए आपको कुछ द्रव्य भी देते हैं और साथ साथ में कुछ डाइट भी चलाते हैं। ये वाला चीज आपको कराना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो सके एक लंबे टाइम, मतलब जो आपकी एज है, लंबी उम्र में भी, इस उम्र में भी अगर आपकी फर्टिलिटी को आपको इंप्रूव करना है तो पंचकर्मा आपको एक बार तो करवाना पड़ेगा। एक्चुअली मैम झारखंड में थेरेपी है नहीं, और मैं अभी चंडीगढ़ आ नहीं पाऊंगी। बस मेरी लेडी डॉक्टर ने जब बायोप्सी किया था तो उसी समय उन्होंने डीएनएस किया था, कहा था कि तुम्हारी धुलाई करेंगे, ट्यूब्स सारा ओपन करेंगे, तो बस हाँ हाँ, उन्होंने वही किया है। देखिए बहुत बार देखो डीएनएस के बाद भी बहुत बार ये होता है ना कि ये सब चीजें नेचुरल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे वूम को वीक कर देती है अंदर से। तो हमें ऐसी कोई चीज नहीं करवानी है जो इंटरनल ऑर्गन्स को हमारे वीक करे। हमें इंप्रूव करना है, नेचुरली इंप्रूव करना है, ताकि हम नेचुरली कंसीव भी कर सके। आप समझ रहे हैं? आप जी मैम झारखंड में अगर हमारा सेंटर नहीं है, आप किसी और सेंटर में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कंपलसरी कि आपने हमारे ही सेंटर से करवाना है। पंचकर्मा आप कहीं से भी करवा सकते हो। आप एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लीजिएगा। अभी जी, मैंने आपका नाम तो भेज दिया है, अगर आप नंबर भी लिख देंगे तो जिस नंबर भी दिया मैंने मैम, चैट में दिया मैंने नंबर। अभी अभी लिखा क्या आपने, जिस नंबर जी से आप 9431909689 मैंने एक दिया मिनट है। रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अब बोलिए प्लीज। 9431909689। हाँ हाँ, 689। जी ठीक है, मैंने ये नंबर भी डॉक्टर मिताली को भी शेयर कर दिया, तो वो आपसे कांटेक्ट जी कर लेंगे। बट पंचकर्मा आपको करवाना पड़ेगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे आपके नजदीक कोई सेंटर ढूंढने में। वैसे अपनी जी बॉडी के लिए मुझे लगता है कोई भी इंसान 5 से 10 दिन तो निकाल ही सकता है। प्लीज कोशिश कीजिए अपने बिजी स्केड्यूल में से जो भी चीजें आप कर रहे हो, कर तो अपने शरीर के लिए रहे हो। आपका रिलेशनशिप हम्म, सही रहेगा, आपकी लाइफ सही रहेगी, तभी सारी चीजें करने का फायदा है ना। जी अब इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, इंडिया के बाहर से अपने बिजी स्केड्यूल में से निकाल के आते हैं टाइम, और यहाँ पे हमारे सेंटर या कोई भी केरला जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह जाते हैं जहाँ पे वो 10 दिन के लिए पंचकर्मा करते हैं, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, ताकि वो लंबे समय तक वही लाइफ जी सके जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। जी मैम। right? तो कोशिश कीजिए प्लीज, बाकी दोनों तरह से हम हेल्प जी करेंगे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कोई गवर्नमेंट सेंटर भी होगा तो वहां से भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है मैम, कोई अच्छा रिकमेंड कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी। हेलो डॉक्टर, ये मुझे ना कुछ पूछना था आपसे। ये हाँ जी। थायराइड और क्या बोलते हैं विटामिन डी फीमेल से, मेरा जैसे थायराइड मैंने पहले मैं यूएस में थी तो मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था आयुर्वेदिक ने कि आप धनिया उबाल के पियो, तो वो मैंने किया था लगातार तो खत्म हो गया था, अभी वापस से आया है और अभी ठीक चल रहा था। और ये विटामिन डी, इसका कुछ आप घरेलू उपचार बता सकते हैं क्या? विटामिन डी और थायराइड को कैसे लाइक कंट्रोल करके रखें? ओके, थायराइड की अगर हम बात कर रहे हैं, इट्स हाइपोथायराइडिज्म, राइट? मतलब आपका टीएसएच जो है वो बढ़ा हुआ राइट। है ना? ठीक है। देखिए टीएसएच के लिए घरेलू उपचार के लिए हम जो करते हैं वो एक तो प्राणायाम रहता है, उज्जयी प्राणायाम करते हैं हम, उद्गीत प्राणायाम करते हैं। उज्जयी लिख लीजिए आप, उज्जयी आपको डेली करना है, और उसके साथ में धनिये का पानी आपको पीना है। धनिया, साबुत धनिया मैम? साबुत धनिया भी यूज कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकते हैं, धनिया के बीज भी बहुत अच्छे रहते हैं। रात को आपको धनिया के बीज सोख करके रखने हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग इसका आपने पानी पीना है, और सिप सिप करके हमेशा जो भी मेडिसिनल चीजें होती है ना उसको हमेशा थोड़ा सा जैसे मुंह के अंदर डाला, उसके बाद उसको अच्छे से घुमाया, कम से कम 30 बार या 40 बार उसको मुंह में घुमाया, सलाइवा अच्छे से उसके साथ मिक्स हो जाए, तभी वो बॉडी के हम्म। अंदर वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आपको देगा। एक धनिये का पानी आपने सुबह लेना है, दूसरा हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में अपना नंबर भी डाल दीजिए, हम आपके साथ डॉक्टर की वीडियो कंसल्टेशन करा के आपको समझा भी देंगे सारी चीजें। एक हमारे यहाँ से डॉक्टर थायरी करके मेडिसिन रहती है, प्लीज वो भी हाँ ले, हाँ है ना? थायरी हाँ
डॉक्टर शुद्धि पाउडर भी लिया है आपने? नहीं, मैंने नहीं लिया। ठीक है, मैं आपको मेडिसिन बता देती हूँ। ये डॉक्टर शुद्धि पाउडर, डॉक्टर इम्यून टैबलेट और थायरी। थायरी अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, बट आपको आप लिख लीजिए। ये 3 मेडिसिन आपने जरूर लेनी है। ओके, सुधी पाउडर, हम्म। ठीक है। एंड डॉक्टर इम्यून टैबलेट और थायरी कैप्सूल। और इसके लिए विटामिन डी के लिए? विटामिन डी का सबसे अच्छा जो सोर्स है और नेचुरल सोर्स है वो सन ही है। तो धूप में हाँ, कम 20 मिनट के लिए सन बेदिंग। अब एक और चीज, जब हम सन बेदिंग करते हैं मैम, हमारी स्किन अब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस हाँ, को। राइट। कब अब्जॉर्ब करेगी? जैसे मैंने कपड़े पहन रखे हैं, अगर मैं ऐसे में धूप में चली जाऊंगी तो ये रिफ्लेक्ट कर देंगे, ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए ओ, कॉटन के कपड़े और पतले, मतलब कॉटन के कपड़े और लाइट कलर के कपड़े। मोस्टली सफेद कलर के कपड़े आप पहन सकते हो, पिंकिश पहन सकते हो, लेकिन कॉटन के कपड़े पहनने हैं। आगे की तरफ से भी एक्सपोज करना है, पीछे की तरफ से भी एक्सपोज करना है। फेस को चाहे आप कवर कर लीजिएगा, कोई हैट वगैरह टोपी वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। साथ में ओके। एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर आपका किडनी कॉम्प्रोमाइज है या आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज है, तब भी विटामिन डी आपकी बॉडी में कम ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों का काम इन दोनों ऑर्गन। हाँ, यू गॉट इट राइट। या आई हैव समथिंग इन माय किडनी आल्सो, अभी आया है मेरा ठीक है, तो फुल ब्लड। हमें या इनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो इस ज्यादा अच्छा है आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालो, आपकी सारी रिपोर्ट्स हम देख लेंगे, प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे। हमेशा हमें गॉट इट। प्रॉब्लम हाँ। के कॉज को समझना होता है, कॉज को ठीक करेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक और विटामिन डी के लिए, जब धूप ना हो, उसके लिए हम्म, अभी रिसर्च हुई है कि जो अपना मशरूम होता है, हम्म, मशरूम हम धूप में रखते हैं डेली बेसिस पे। तो आपने क्या करना है, कम से कम 1-2 घंटे के लिए डेली मशरूम को धूप में रखना है काट के। उसके बाद 7-8 दिन बाद उसका पाउडर बना लेना। अगर आप मशरूम नहीं खाऊंगी मैं मैम, इस कॉर्न वाली बनती हूँ, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। मशरूम मशरूम, तो खाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, समथिंग एल्स इफ यू कैन सी। या फिर धूप ही है ऑप्शन हमारे पास। हाँ, बाकी हाँ, लिवर और किडनी के ऊपर हमें काम करना है, उसकी हेल्थ को सही करना है, ओके। ठीक है। हाँ मैम, एक चीज और था, डेंटल के लिए भी कुछ आप सजेस्ट करते हैं कि जैसे वो मैंने आचार्य मनीष जी का देखा था, यूएस से, कि टूथपेस्ट नहीं लगाना है, बट बिल्कुल क्या नहीं। करें फिर? हाँ, फिर देन व्हाट एल्स? आपके यहाँ पे कोई पेस्ट आता है क्या, मतलब? अभी हम पेस्ट लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, वो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर सोडियम ल्यूरल सल्फेट वगैरह हमने नहीं डाला है, मतलब केमिकल हम्म, है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी के टाइम पे मार्च के महीने, मार्च अप्रैल मई के महीने में हम करते हैं नीम के दातुन। तो आप नीम की दातुन कर सकते हो। पहले नीम की दातुन कर ली, उसके बाद हमने ऑयल पुलिंग कर दिया। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लाके मुंह के अंदर डाल के उसको अच्छे से घुमाना है। इसको गंडूश भी करते हैं, कहते हैं आयुर्वेद के अंदर। तो जब हम अच्छे से उसको मुंह के अंदर घुमाएंगे तो सारे वो एंटीबैक्टीरियल की तरह भी काम करता है। मुंह के अंदर कोई स्मेल है उसके ऊपर भी काम करेगा, साथ साथ में अंदर की लेयर को रिजुविनेट भी करता रहता है। ओके। ठीक है? नीम की दातुन आप घर पे यूज कर सकते हो। थोड़ा सा वेट कर लो, हमारा टूथपेस्ट लॉन्च हो जाएगा, फिर आप उसको भी यूज कर पाओगे। या इस बिकॉज मैं अभी तो क्रेस्ट का यूज करती हूँ, गम डिटॉक्सिफाई, वो अच्छा ही पेस्ट है, इट इज हेल्पिंग मी आउट। लेकिन मैं अवेयर होना चाहती हूँ, एंड आई यूज टू गो, जैसे आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में मुझे इंटरेस्ट है। नो तो प्रॉब्लम, अगर आपकी टूथपेस्ट में एसएलएस है ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कॉम्पोजिशन में। अगर उसके अंदर एसएलएस है तो आपने उसको यूज नहीं करना है, ओके, ठीक है। ठीक है, मेक हाँ सेंस। जी, या ठीक थैंक यू सो मच। या है। नमस्कार मैम, ठीक है। हाँ, ये के करके लिख रहा है, क्या करना पड़ेगा? बीपी हाई प्रॉब्लम, हितेंद्र। हितेंद्र जी, आपने लिखा है कि बीपी हाई का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर जिनको भी है, तो आपकी मेडिसिन चल रही होंगी। हमें इंस्टेंटली क्या करना है जब किसी का बीपी बढ़ जाए, वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत अच्छा काम करता है ये, हमने अपने हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया और हमें इंस्टेंटली रिजल्ट मिले हैं। इंस्टेंटली का मतलब है कि 15 मिनट से आधे घंटे में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी का बीपी बढ़ता है, पहले तो आपने स्फेगोमेनोमीटर से बीपी चेक किया, मतलब बीपी अपरेटस से बीपी चेक किया, लिख लिया उसको, रीडिंग लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक गर्म पानी की बाल्टी लेनी है। पानी के अंदर, मतलब ऐसी बाल्टी लेनी है जिसमें आपके घुटने तक आपका पैर जो है, टांगे जो है वो डूब डूब सके। अब आपने उसके अंदर बैठ जाना है, मतलब टांगे अपनी डुबो के उसके अंदर रख देनी है। आधे घंटे तक आपने वेट करना है। अगर पानी ठंडा हो जाए तो वापस से 1-2 मग उसके अंदर गर्म पानी डाला, उसके अंदर से ठंडा पानी निकाल दिया। पानी को गर्म रखना है आपने आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद आप अपना वापस से बीपी अपरेटस लाएंगे, बीपी चेक करेंगे, आप देखेंगे आधे घंटे में ही आपका बीपी जो है वो कम आना शुरू हो जाएगा। ये तो है इंस्टेंट रिलीफ के लिए। दूसरा चीज, अब बीपी तो बढ़ता जा रहा है, किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, कभी कभी बढ़ता है तो ये ठीक है।
अब जिनको कॉन्स्टेंटली बीपी बढ़ रहा है और एक दवाई चल रही है, उन लोगों को होता क्या है? अब आप पहले ब्लड प्रेशर को समझिए। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। आर्टरी मतलब ये धमनी है, खून ले जाने वाली नसें हैं। जो दीवारों के ऊपर, नसों की दीवारों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वही हम चेक करते हैं स्फेगोमेनोमीटर से। तो अगर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसका मतलब है किसी को हाइपरटेंशन हो रखा है। जब भी जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, शुरू शुरू में कभी कभी बीपी बढ़ता है, मे बी स्ट्रेस की वजह से, जब भी कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है या फिर वेसोप्रेसिन शरीर दिमाग से हमारे रिलीज हो रहा है। वेसोप्रेसिन आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, थोड़ा सा संकरा कर देता है, उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है। लेकिन जिनका बढ़ गया है और कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है, उनका ये जो इलास्टिन होता है, हमारी आर्टरीज ना इलास्टिक होती है बहुत ज्यादा अच्छे से, ताकि खून फ्लो हो पाए, तो उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है समय के साथ साथ में। जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी उनका कॉन्स्टेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। एक और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जो किडनी के केस में होता है, वो अलग चीज है। अभी हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, जिनको और कोई बीमारी नहीं है, किसी और बीमारी की वजह से उनका बीपी नहीं बढ़ रहा है। तो हमें ब्लड वेसल्स को अगर वापस से हम इलास्टिक कर पाए तो हमारा ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं नॉर्मली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब कैसे ब्लड वेसल्स को आप वापस से इलास्टिक करेंगे? उनकी अंदर की वॉल्स को सही करके। अंदर की वॉल जो होती है वो एंडोथेलियल सेल से बनती है। एंडोथेलियल सेल साइंस ही प्रूव, जब आप अपने डाइट के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ाएंगे, आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड NO का अमाउंट बढ़ेगा, तो एंडोथेलियल सेल रिजुविनेट होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब मेरी जो ब्लड वेसल्स है, धमनियां है, उसके अंदर वाली वॉल वापस से बननी शुरू हो जाएगी, रिजुविनेट होनी शुरू हो जाएगी। अब आप लिख लीजिए, जिन्होंने पूछा था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, आप लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बढ़ाना है, कितनी अमाउंट में आपको चीजें खानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। DIP डाइट होती है इसके लिए, और ज्यादा कुछ नहीं है। जब भी आपको सुबह खाना खाना है ब्रेकफास्ट में, कम से कम 3 से 6 महीने के लिए ये चीज ना रिलीजियसली फॉलो कर लीजिए। सुबह ब्रेकफास्ट में आप 2 प्लेट रखेंगे। एक प्लेट में आप फ्रूट्स रखेंगे, 3 से 4 तरह के। फ्रूट के अंदर, कच्ची सब्जियों और कच्चे फ्रूट्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो अब हम कैसे खाएंगे वो भी समझ लेते हैं, ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड की ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन हो पाए। तो खाने से पहले हम वो खाएंगे। 3 से 4 तरह के सीजन के फ्रूट्स लेने हैं हमें अपने बॉडी वेट के हिसाब से। जैसे मेरा वजन 60 किलो है, तो मैं वेट इंटू 10 ग्राम, मतलब 600 ग्राम फ्रूट खाऊंगी पहले, उसके बाद अपना खाना खाऊंगी, ब्रेकफास्ट खाऊंगी। उसके बाद दिन में जो मेरा लंच का टाइम है, उस समय मैं वेट इंटू 5 ग्राम, मतलब कम से कम 300 ग्राम सलाद खाऊंगी। 3 से 4 तरह का जो सीजन में सलाद आ रहा है वो। और उसके बाद रात को जब मेरा डिनर है, उस समय भी मैं एक प्लेट 1 रखूंगी, प्लेट 2 रखूंगी। प्लेट 1 में मैं 3 से 4 तरह का फ्रूट और सलाद मिक्स करके खाऊंगी। ये इससे मेरी बॉडी के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड पहुंच जाएगा। अब आप ये समझो कि ये शरीर में कितना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारी ब्लड वेसल्स को ही हील कर दे रहा है। शरीर में हर जगह खून जाता है तो हमारे अंग काम करते हैं। जिस अंग तक खून नहीं पहुंचेगा वो अंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो अपना काम करना कम कर देगा। जैसे जिसके हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचता है तो वो उसका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता है। जिनकी किडनी में ब्लड नहीं पहुंचता है तो उनकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता है तो ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो ब्रेन तक और हर एक ऑर्गन तक, आपके टांगों तक ब्लड नहीं पहुंचेगा अच्छे से तो टांगों में जलन होनी शुरू हो जाएगी, नमनेस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि टांगों की जो नसें हैं वहां तक ब्लड नहीं मिलेगा। तो हमारी ब्लड वेसल्स को सही रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा दिन में 3 से 4 बजे के करीब, या फिर सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हो उसी समय 3 से 4 तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और बीज, ये लेना भी शुरू कीजिए। अभी हम सीड्स की बात कर रहे थे, तो सीड्स हर कोई ले सकता है। फीमेल्स के लिए जिनका हार्मोनल साइकिल इरेगुलर है उनका तो मैंने बता दिया। किसी ने भी पूछा था कि वापस एक बार सीड्स का बता दो, तो हम जब भी पीरियड्स खत्म होते हैं, पीरियड्स खत्म होने के पहले दिन से 14 दिन तक फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज और कद्दू के बीज, पंपकिन सीड लेते हैं। और उसके बाद 14वें दिन से हम शुरू करते हैं दूसरा साइकिल, जिसमें हम सेसेमे सीड यानी सफेद तिल के सीड और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के बीज लेते हैं। इसके अलावा ये चारों बीज कोई भी इंसान सुबह के समय अपने ब्रेकफास्ट में रात को भिगोए हुए, और बादाम हो गया, काजू हो गया, इसके अलावा वॉलनट हो गया, वॉलनट मतलब अखरोट हो गया, ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं सुबह के समय में। जिनको भी लगता है कि उनकी बॉडी अंदर से वीक हो रही है, उनको न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना है, तो इससे न्यूट्रिशन की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपका हाइपरटेंशन भी ठीक होगा।
कितने का मिलेगा? ये लेना है, कितने का मिलेगा? मेरा कार्ड सीजीएच जी, जिनका भी सीजीएचएस जिनके पास कार्ड है, आप लोग हमारी मेरठ के सेंटर में आ सकते हैं, वहां पे हमारा सीजीएचएस का ट्रीटमेंट होता है। आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा उधर, सीजीएचएस का बेनिफिट मिलेगा। तो आप प्लीज अपना नाम, सुनील जी अपना नंबर प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए, सीजीएचएस लिख के अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए। हम अपनी टीम के साथ आपका कांटेक्ट करा देंगे, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। नवदीप जी हैं जो शायद कुछ बोल रहे हैं। हम्म, हम्म, है क्या? हाँ जी, नवदीप जी आपको हमने परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आपने चैट बॉक्स में लिखा था हेल्प के लिए कुछ। हेलो हाँ जी, रूबी जी बताइए। मैम, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। हाँ जी, मुझे ये पुणे में आपके हॉस्पिटल या फिर किसी क्लिनिक का नंबर मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक काम कीजिए प्लीज, ये नंबर आपने नोट डाउन किया क्या? हाँ हाँ, ये मेरे पास है। हाँ, इस नंबर पे आप पुणे हॉस्पिटल लिख के भेज दीजिए, आपको वो मैसेज कर देंगे पूरा। 7710371037। एक और चीज रहती है, हमारे पास एक और फैसिलिटी है कि कभी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक आने से पहले आप वीओपीडी भी करा सकते हैं या फिर एक नॉर्मल कंसल्टेशन भी करा सकते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि आपकी प्रॉब्लम किस तरह की है। क्या आपको हमारे जो छोटे सेंटर है वहां पे भी रिलीफ मिल जाएगा या फिर किसी बड़े सेंटर आना पड़ेगा, तो वो नहीं, चीज। मुझे एक्चुअली अर्ली मेनोपॉज का इशू हुआ है। अच्छा ठीक है। 4 इयर्स बैक मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मेरे पीरियड्स फ्लक्चुएट हो रहे थे, तो मैंने ठीक है। गायनिक से कंसल्ट किया। देन उन्होंने मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए। हाँ सो हाँ। 1 मंथ मैंने लिया। उसके बाद मुझे ब्लीडिंग, बहुत ही हेवी ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से मुझे मेरे यूट्रस जो है वो बहुत ही स्वेल हो गए थे। इवन हम्म। ओवरी पे भी इम्पैक्ट हुआ था। सो आई वाज ठीक है। नॉट एबल टू वॉक कंप्लीटली। तो हम्म। मैं किसी आयुर्वेदिक में गई। वहां पे मैंने हम्म। पंचकर्मा कराया था, बस्ती करके। हाँ। तो उससे उससे मुझे बहुत ही राहत मिली थी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने उसके बाद एलोपैथिक में कंसल्ट ही नहीं करा, हम्म। क्योंकि मुझे अब काफी डर डर ही लगता है, एक तरह से आप ये बोल लो मुझे एलोपैथी मेडिसिन से। तो मैं उसके बाद से रेगुलरली किसी ना किसी आयुर्वेदिक से ही कंसल्ट करती हूँ। जी। तो फाइनली मुझे ये पता चला अबाउट वेबिनार। तो मैंने हम्म। सोचा ये सारे इश्यूज मैं बताऊं। उसके बाद मुझे 1 बाय 1 कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। ओके। मेरी एज अभी 42 इयर्स है, हम्म। एंड मेरे बच्चे भी नहीं हैं। ओके। हाँ, एंड मुझे लास्ट 4 इयर्स से पीरियड्स भी नहीं आए हैं। उसके वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम भी हो रही है। मेरे पैरों में काफी जलन होती है, मुझे एसिडिटी की काफी नो प्रॉब्लम है, चेस्ट में पेन होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है इंटायर बॉडी में मुझे। मैं समझ रही हूँ, ये सारे हार्मोनल इम्बेलेंस के साइन है। बिल्कुल, आप हम्म पुणे वाली हमारी साइट में आ सकते हो। वहां पे पुणे वाली जो हमारी ब्रांच है वहां पे आपके ट्रीटमेंट हो जाएंगे, बट एक बार हम पहले पता कर लेंगे। तो आप एक काम करो, इस नंबर पे जो आपने नंबर नोट डाउन किया, हम्म पे पुणे का लिख भी दो एक बार। बट उसके अलावा एक बार वहां पे उनसे बात करके, जो काउंसलर होंगे, जो नंबर से आप पे बात करेंगे ना, वो काउंसलर होंगे हमारे, तो उनसे आप एक बार हम्म, कंफर्म कर लीजिएगा कि वहां पे सारी थेरेपीज होती हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है। वही ब्रांच का वो आपको नंबर दें या वही ब्रांच का वो आपको एड्रेस दें जहाँ पे सारी थेरेपीज होती हैं। अब माना कि अगर यहाँ पे सारे थेरेपीज नहीं हुए, तो फिर हाँ जी, मुझे कहाँ आना होगा? तो हमारी मुंबई में बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे सारी हम्म थेरेपीज भी होती हैं, योगा, मेडिटेशन, ईच एंड एवरीथिंग, काउंसलिंग, सब चीजें हम्म करते हैं। तो क्योंकि जब भी हार्मोनल इम्बेलेंस होता है ना, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, कई बार काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, योगा भी हम्म काम करता है क्योंकि माइंड से भी सारी चीजें शुरू हो रही है। तो सब चीजों के ऊपर हम वहां पे काम करते हैं, बट होपफुली पुणे में वैसे हमारी थेरेपीज होती है, पुणे वाला जो हॉस्पिटल है वहां पे वैसे थेरेपीज होती हैं, तो ऐसे हम्म। ऑटोमेटिक नहीं होएगा आपके लिए। हाँ, क्योंकि मैंने सुबह में भी एक वेबिनार ज्वाइन किया था फॉर माय हस्बैंड, वो उनको हाँ, डायबिटीज है। ठीक है। तो हाँ, तो उन उन लोगों ने भी बताया कुछ थेरेपीज वगैरह के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही मैं सोची थी, अगर अगर मुंबई आना भी हुआ, इफ सपोज इन केस पुणे में वो ट्रीटमेंट नहीं मिला, हाँ जी, देन मुंबई में हम दोनों डायरेक्टली आ सकते हैं। तो मैं तो पहले आपको हमको सजेस्ट करती हूँ, हम्म जहाँ पे बहुत सारे सिम्टम आ गए ना, मल्टीपल सिम्टम आए हैं, तो आप कुछ दिन के लिए अपने घर से बाहर निकलो। डेली हम्म
आना जाना ना करो, अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा अपना लोकेशन भी चेंज करो। लोकेशन भी जब हम चेंज करते हैं तभी हम पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली डिटॉक्स हो पाते हैं। करेक्ट। तो बाकी तो आप हमसे आपका आपने नंबर ले ही लिया है, हम आपको सारी चीजें ऑन कॉल बता देंगे, या 101 जब आपकी वीडियो कंसल्टेशन होगी तो उसमें बता देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ठीक है। डन, थैंक्स डॉक्टर। या ओके, नमस्कार। किसने, अब कौन है? हाँ जी, प्रीति जी आपका माइक अनम्यूट है, आई कैन सी दैट, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। स्वरा पाटिल, स्वरा पाटिल जी आपने मैसेज किया है कि आपको ओवरी में सिस्ट है और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। स्वरा जी प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम अपनी गर्भ संस्कार की जो टीम है, गर्भ शुद्धि की जो टीम है, उनके साथ आपको कांटेक्ट कराएंगे। वो एक्सपर्ट है इसी चीज के लिए, जिनको भी कंसीव नहीं हो पा रहा है किसी भी फैक्टर से। हमारे हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट हर एक चीज का करते हैं, लेकिन अभी आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो हो सकता है किसी और वजह से आ रही हो, तो हम वो वजह भी ठीक करेंगे और साथ साथ में जो फर्टिलिटी का इशू है उसके ऊपर भी काम करेंगे। इसके साथ में जिनको भी फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है जी, स्वरा पाटिल जी आई कैन सी आपने नंबर ड्रॉप कर दिया है, हम आपका नंबर नोट डाउन करके आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। मैं आपका नाम नहीं देख पा रही हूँ। O2MP अनु, सॉरी अनु जी, आपने कहा है कि मेरा मोटापा कम नहीं हो पा रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो अभी एक रिसर्च हुई थी, 7 साल की एक रिसर्च हुई है ऐसे लोगों के ऊपर जिनका वेट नहीं कम हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों को जेनेटिक ओबेसिटी भी होती है, तो उनका वेट, वो कितनी भी एक्सरसाइज कर ले उनका वेट नहीं कम हो पाता। ऐसे केस में आप ये चेक कीजिए कि आपका गट माइक्रोबायोम कहीं खराब तो नहीं हो रखा है। हमारे गट के अंदर, हमारे पेट के अंदर, गट का मतलब है हमारी इंटेस्टाइन भी उसके अंदर आ जाती है, तो हमारी बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो हेल्प करते हैं, जो भी चीजें हम खा रहे हैं ना उसको मेटाबोलाइज होने में, मतलब उसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर किसी इंसान के बॉडी के अंदर, गट के अंदर ये बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो कम हो रखा है, मतलब गुड माइक्रोब्स कम हो रखे हैं, उनको वेट कम इजीली नहीं होगा। वो जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, वो जितनी भी डाइट फॉलो कर लें, उनका वेट कम नहीं हो पाएगा। तो थोड़े समय के लिए प्लीज आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक डाइट पे आ जाइए। प्रीबायोटिक तो वो सारी चीजें हैं जो, अगर आप डीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हैं, मतलब जितने भी फ्रूट्स रहते हैं, फाइबर रिच जो चीजें हैं वो प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक होता है इन गट बैक्टीरियाज का खाना, जितना आप इनको खाना देंगे उतना ही ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। लेकिन अगर पहले से ही कम हो रखे हैं, पेट के अंदर पहले से कम हो रखे हैं, तो हमें प्रोबायोटिक देने भी पड़ेंगे, मतलब ये बैक्टीरिया बाहर से खाने भी पड़ेंगे। अब बैक्टीरिया हम कैसे खाएंगे? बना के। तो हम क्या करते हैं, अनाज को फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेड मिलेट जिसको हम कहते हैं। आप एक काम कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए हाउ टू मेक फर्मेंटेड मिलेट, या मिलेट की अमली कैसे बनाएंगे। आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी, आप वो वीडियो देख के घर पे अमली बनाना शुरू कीजिए और डेली उसको खाना शुरू करो। इसके अंदर बैक्टीरिया पनपते हैं, जब भी आप ये बैक्टीरिया खाओगे और उसके बाद आप प्रीबायोटिक खाओगे, उसके बाद जब आप फाइबर खाओगे, तो ये बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू करेंगे। आप खुद भी ये रिसर्च देख सकते हो, 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर ये रिसर्च हुई थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक से उन लोगों का वजन कम कराया। मतलब आपको एक्सरसाइज तो करते रहना है, आपको डाइट अच्छी फॉलो करते रहना है, आप हॉट वाटर इमर्शन भी कर सकते हो। हॉट वाटर इमर्शन, गर्म पानी की जो हमारी थेरेपी होती है वो वाली भी कर सकते हो। या कुछ दिन के लिए आप एक काम कीजिए, हमारे किसी सेंटर में आ जाइए, वहां पे अपनी बॉडी का डिटॉक्स करा लीजिए। जब भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है ना, उस समय वेट बहुत जल्दी कम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर वाटर वेट ज्यादा होता है, मतलब उनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छे से नहीं होती, तो उनकी बॉडी के अंदर वेट एकदम से, कभी उनको लगता है, सुबह उठते हैं कि आज वजन ज्यादा लग रहा है, बॉडी फूली फूली सी लग रही है। जितने भी लोगों को ये वाली ओबेसिटी है, जितने भी लोगों को लगता है कि उनका वजन एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से कम हो जाता है, उन लोगों को तो हॉस्पिटल आके पंचकर्मा करवाना पड़ेगा, या हमारे हॉस्पिटल से या किसी भी और हॉस्पिटल से, और वहां जाके आप एक थेरेपी उद्वर्तन जरूर करा लीजिएगा। ये ड्राइड पाउडर की मसाज होती है, और ये इतना इंस्टेंटली लिम्फेटिक ड्रेनेज को कम करती है। जिन लोगों के अंदर ये वाटर वेट ज्यादा है ना, उनकी बॉडी के अंदर एक एक थेरेपी से, मतलब 1 घंटा थेरेपी करने से भी वेट कम होना शुरू हो जाता है। 1-1 किलो, 1.5-1.5 किलो मैंने अपने सामने देखा है कि वेट कम होता है। और घर पे भी आप ये पाउडर मसाज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अभी के टाइम पे बहुत सारी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जहाँ पे आपके ड्राई मसाज की जाती है, ड्राई ब्रशेस से भी, लिम्फेटिक ड्रेनेज को कम करने के लिए। लेकिन जब भी आप ये मसाज करो तो प्लीज ये चेक कर लो कि आप सही
तरह से कर रहे हो, जो इसका साइकिल मतलब जो होता है किस तरफ को करनी है, तो हमें हार्ट की तरफ को लेके आना होता है। तो अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो आपको इस तरफ को करनी पड़ेगी, टांगों की भी करनी है तो इस तरफ को करनी पड़ेगी, हार्ट की तरफ को लेके आना पड़ेगा। 36 है, मैरिज को 6 ईयर हो गए हैं। एक मिनट, क्वेश्चन अबाउट माय वाइफ प्रॉब्लम। अभिनय जी, आप बोल रहे हैं कि आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ से हम डायरेक्टली बात करें तो आप उनका नंबर भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनको वीडियो कंसल्टेशन कर लेंगे उनसे, और उनकी सारी प्रॉब्लम समझ के, अगर आपने टेस्ट करवा रखे हैं तो रिपोर्ट्स भी देख के उसके हिसाब से आपको बता देंगे। जी प्रीति सोनी जी, आई कैन सी आपका माइक अनम्यूट है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभय जी, आपने लिखा है कि आपकी वाइफ की ट्यूबुलर ब्लॉकेज है, मतलब दोनों ट्यूब्स में ब्लॉकेज है। दोनों तो शायद नहीं लिखा है, ट्यूब में ब्लॉकेज है। तो जिसकी भी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है उसके लिए हमारे यहाँ पे थेरेपी होती है। अगेन इसके लिए गर्भ संस्कार, हमारा जो डिपार्टमेंट है, गर्भ शुद्धि डिपार्टमेंट है, वो लोग आपको बुलाएंगे हॉस्पिटल में। आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे रह के थेरेपी करानी पड़ेगी, या फिर आपके नजदीक कोई हमारा सेंटर है जहाँ पे आप डेली अप डाउन करके थेरेपी करा सकते हो तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। हम पहले आपके टेस्ट करवाएंगे, आपने करवा रखे हैं तो वो हम अपने पास रखेंगे। उसके बाद हम अपनी थेरेपी कराएंगे और वापस से आपके इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, वापस से टेस्ट कराएंगे, जिसमें पता चलेगा हमें कि जो ब्लॉकेज है वो कितना % खुल रहा है। तो आपको अपना नंबर चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा, तभी हम आपकी कंसल्टेशन करा पाएंगे अपनी टीम के साथ में। आप कोशिश कीजिए कि अपना नंबर के साथ में गर्भ शुद्धि लिख लीजिए। जिनको भी लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी बच्चा नहीं हो पा रहा है, चाहे मेल को प्रॉब्लम है चाहे फीमेल को प्रॉब्लम है, दोनों ही केस में आपने गर्भ शुद्धि लिख के अपना नंबर डाल देना है। हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, हम डायरेक्टली आपका नंबर अपने गर्भ शुद्धि डिपार्टमेंट में दे देंगे, तो वहां से डॉक्टर आपके साथ कंसल्ट कर लेंगे और आपको आगे बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है। HSG टेस्ट उसमें दोनों ट्यूब ब्लॉक आई है। फिर से किसी का मैसेज आया है कि उन्होंने HSG टेस्ट करवाया है, दोनों ट्यूब ब्लॉक आई है। प्लीज जिनकी भी ट्यूबुलर ब्लॉकेज है, आप अपना नंबर और गर्भ शुद्धि लिख दीजिए, हम आपका कांटेक्ट करा देंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे जिन लोगों को ट्यूबुलर ब्लॉकेज थी, फेलोपियन ट्यूब जिनकी ब्लॉकेज थी, उनकी हमने रिमूव करी है अपनी थेरेपी से, अपनी डाइट फॉलो करा के। डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, थेरेपी भी करानी पड़ेगी, मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, पूरा ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा। बाकी उस ट्रीटमेंट के लिए काउंसल आपको हमारे फिजिशियन यहाँ पे कर देंगे। जब आप उनसे कंसल्ट करोगे, जब अपनी रिपोर्ट दिखाओगे, तो आपको बता देंगे कि आपको कितना समय लग सकता है अप्रोक्सीमेटली। आरती जी, आपने बताया कि आपकी डॉटर को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उनको पीसीओडी हो। एक बार आप उनका यूएसजी करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, उससे थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। साथ में इरेगुलर पीरियड की अगर प्रॉब्लम है, मैंने आपको एक होम रेमेडी बताई थी एक तरह की, जिसमें आपने सीड साइक्लिंग करनी है, बीज लेने हैं। ये सीड साइक्लिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमें। एक्चुअल में ना, जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बहुत बार हमारी बॉडी में जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स हैं और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी पूरे नहीं हो पाते। जब न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो पाते, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। लड़कियों को अगर प्रॉब्लम आ रही है, एक तो सीड साइक्लिंग आपने करनी है, दूसरा प्लीज अपनी बच्ची को रात को जल्दी सुलाइए। अगर वो लेट नाइट पढ़ती है तो उसका सुबह 4 बजे उठा दिया करो, उसको 4 बजे उठा के पढ़ाना शुरू करो। 2-3 वीडियोस दिखा दो अच्छी सी उसको, जिसमें ये बताया गया हो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से हमें ज्यादा चीजें समझ में आती है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के केसेस आते हैं कि वो बोलती है कि मुझे पढ़ना है तो मेरे को रात में ही पढ़ाई मेरे को रात को ही होती है, इसलिए मेरे को रात को पढ़ना होता है, और उसकी वजह से उसका पूरा हार्मोनल साइकिल खराब हो रहा है। एक और चीज, कोशिश कीजिए रात को जब मून आता है, हम लोग सनलाइट तो डेली लेते हैं बट हम मून लाइट नहीं लेते। जिन बच्चों को, जिन फीमेल को पीरियड्स भी रेगुलर हो रहे हैं, साथ साथ में चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा रहती है, गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है, उन लोगों ने साथ में ये प्रैक्टिस करना है। एक तो चंद्र नाड़ी से हम नाड़ी शोधन करेंगे, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल से बैठ के आराम से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट से सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। कोशिश कीजिए इसमें आप कुंभक भी कर सके, मतलब आप सांस लेके उसके बाद इसको रोक के फिर आराम से छोड़े। जब भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ये प्राणायाम करते हैं, तो उस समय हम सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं,
और छोड़ते हैं तो वो चीजें ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए आपने सेकंड काउंट किए, 4 सेकंड आपने काउंट किए सांस लेने के लिए, फिर 7 सेकंड आपने काउंट किए होल्ड करने के लिए, और उसके बाद 8 सेकंड आपने काउंट किए एक्सेल करने के लिए। मतलब एक्सेल हमें और ज्यादा धीरे से करना होता है, ठीक है। तो ये आप एक तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ साथ में थोड़े समय के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मूनलाइट लेना शुरू कीजिए। उससे भी हमारे हार्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं, और साथ साथ में जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो सब चीजें भी, वो सिम्टम्स भी आपको थोड़े थोड़े कम होने दिखने शुरू हो जाएंगे। जी, कुमार जी, आपने गर्भ शुद्धि लिख के अपना नंबर दिया है, हम आपका नंबर नोट डाउन कर रहे हैं, सबका नंबर नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप सबको हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आ जाएगा। पूर्वा जी, आपने लिखा है कि मुझे एक लड़की है 8 साल की, उसके बाद गर्भ नहीं टिका, वेट ज्यादा है। आप एक तो अपना उम्र भी बता दीजिए, और जैसे मैंने आपको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ अपना नंबर और गर्भ शुद्धि लिख के भेज दीजिए। जो भी प्रॉब्लम रहती है हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, जब हम आपकी, जिन लोगों के टेस्ट पहले से हो रखे हैं उनके हम रिपोर्ट देख लेंगे, जिन लोगों के टेस्ट नहीं हो रखे हैं उनके लिए हम यहाँ से सजेस्ट कर देंगे कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने की जरूरत है, चाहे वो मेल में प्रॉब्लम है चाहे फीमेल में प्रॉब्लम है, दोनों के इन्वेस्टिगेशन हम करवा लेते हैं और फिर समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। ठीक है। पूर्वा जी, 37 आपकी एज है, ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं। आप प्लीज अपना नंबर डाल दीजिए और गर्भ शुद्धि लिख दीजिए, हम आपकी गर्भ शुद्धि डिपार्टमेंट से बात करवाएंगे, वो आपको सारी चीजें अच्छे से समझा देंगे। संतोष कुमार, किसी को माइक अनम्यूट कर दो। अभी हम परमिशन दे रहे हैं आपको माइक अनम्यूट करने की, आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दिस मेडिसिन आई विल टेक, पुष्पांजलि जी, आपने लिखा है दिस मेडिसिन आई विल टेक, मुझे समझ नहीं आया, मतलब मेडिसिन का नाम इसमें नहीं है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन मैं ले सकती हूँ, तो पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन सही रहेगी। प्रतिष्ठा जी, आपका माइक अनम्यूट है, आई कैन सी दैट, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम, मैं हस्बैंड बोल रहा हूँ, प्रेरणा शर्मा का। जी। मैम, उसको ना, मतलब हमारे 2 बच्चे हैं, बट उसको भी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है काफ़ी, मतलब 2-2 डेढ़ 2.5 महीने पे पीरियड्स आते थे, वो भी बहुत कम, स्पॉटिंग होती थी। ठीक फिर है। हमने हाँ, टीवीएस करवाया था अभी 3-4 महीने पहले, तो उसमें एक कुछ एंडोमेट्रियम पॉलिप्स और नेबोथिन सिस्ट कुछ ऐसे करके आया था। तब ठीक है। डॉक्टर ने बोला था कि आपको ना सर्जरी करानी होगी। फिर मैंने दूसरी जगह सलाह ली, हम्म। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। हम्म। तो उन्होंने सिर्फ 3 महीने के लिए, वो एक पीरियड्स आने की 21 दिन की गोली होती है वो, जी जी जी। हाँ, वो 3 महीने के लिए दी थी। तो वो 3 महीने तक वो बिल्कुल ठीक पीरियड आए थे। तो अभी हम्म। 3 महीने खत्म ही हुए हैं। फिर मैंने एक जगह भी और दिखाया था, ऐसे ही अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया, तो जी। उसमें पॉलिश तो थे, बट हम्म। उन्होंने मतलब कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा डराने वाली बातें कही। तो मैं बहुत घबराया हुआ हूँ उस चीज़ से। ये सिस्ट है, ये सॉरी पॉलिप्स है, ये वो भी बन सकता है आगे जाके, जो सबसे बड़ी बीमारी होती है, मैं नाम नहीं लेता मैं उसका। समझ जी। तो हाँ, तो इस तरह से वो था। तो मैं ये पूछा था, ये मतलब सर्जरी करानी है या फिर कुछ इसका और भी ट्रीटमेंट है, या जो भी चीज़ है आप मुझे बताइए प्लीज़। हम आपकी ना एक बार रिपोर्ट देख लेंगे, रिपोर्ट के साथ साथ में ना हमें कई बार देखो, सर्जरी हमेशा बुरी नहीं होती है, कुछ केसेस में करानी भी पड़ सकती है, बट वो हम बिना देखे आपको नहीं बताएंगे। और कौन जी सी मैम। सर्जरी हार्मफुल है कौन सी नहीं है वो भी आपको पता होना जरूरी है, तो जब हम 101 आपके साथ कंसल्टेशन करेंगे तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपने कुछ उनके ट्यूमर मार्कर्स कराए हैं क्या, जो डॉक्टर ने आपको बोला कि आगे उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसके लिए कोई ट्यूमर मार्कर कराए उनके? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कराया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम टेस्ट भी करवा लेंगे जिससे आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो घबराना नहीं है। पॉलिप में होता जी क्या है ना, पॉलिप एक तरह का कैसा गांठ है, वो एकदम से अटैच नहीं होता, जैसे ये स्किन के पूरे अटैच नहीं होता, वो यहाँ से जहां से शुरू होता है वहां से बहुत पतला होता है और नीचे से थोड़ा जी बड़ा होता है, इसीलिए उसको नेचुरली ओवरकम करना कई बार मुश्किल हो जाता है, उसमें बहुत जी जी। टाइम लगता है उसको ठीक होने के लिए। फिर भी हमने हम्म। बहुत सारे पॉलिप के केसेस ठीक भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, बट एक बार देख जी लेंगे जी कि कितना कितना साइज है। आपकी जो वाइफ है उनकी एक जीभ की फोटो लगेगी हमें, जीभ की फोटो से ना हमें ये भी समझ आ जाता है कि एक इंसान की प्रकृति किस तरह की है। जैसे जी हल अलग अलग प्रकृति के इंसान का अलग अलग टाइम पीरियड होता है ठीक होने का,
उसकी बॉडी जी, कितनी जी। जल्दी एक्सेप्ट करती है मेडिसिन को, नेचुरल ट्रीटमेंट को, वो भी हमें समझ आ जाता है। तो आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, हम आपकी सारी रिपोर्ट देख के उसके हिसाब से आपको बता देंगे। तो डोंट। मैम मैं अभी मतलब जैसे मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, तो मैं दिल्ली ही रहता हूँ। हाँ तो जी। यहाँ पे कैसे मतलब आप मिलेंगे, कौन कोई टीम होगी आपकी जो भी है? डोंट वरी, आप ना अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए। हम क्या करते हैं, आपको जितने भी क्लिनिक्स है नियर बाय, आपको एट द एंड आना हम्म, क्लिनिक पे ही होता है या हॉस्पिटल में आना होता है, बट वो सब चीजें जी, जी। गाइड हम यहाँ से कर देते हैं ताकि वो प्रोसेस स्मूथ रहे, आपको प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी। आपकी पहले ही हम कंसल्टेशन के लिए बुकिंग करा देंगे। ठीक है मैम, चैट बॉक्स में मैं मेरा नंबर डाल देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ओके, नमस्कार जी। हाँ जी। अ, हाँ जी, सुनैना जी, आपका माइक अनम्यूट है, आई कैन सी दैट। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। मैम मैंने टेस्ट करवाया था अराउंड 2 to 3 months हाँ जी। पहले। तो उन्होंने मैंने फिर दिखाया था एक जगह, तो उन्होंने मुझे बोला कि ना वो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन रहता है वो थोड़ा सा हाई आया था। तो ठीक मैंने है। डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और ये अभी बॉर्डर लाइन पे है। और कितना इतना था उस मतलब समय? मैम ये तो मुझे नहीं याद है, मतलब फोन में है, मैं एक मिनट देखती हूँ शायद। कोई बात नहीं। मतलब 29 से ऊपर था? हाँ जी हाँ जी, 30 की लाइन में था कुछ। ठीक है, ठीक है। तो ठीक। उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो मतलब इतना बढ़ा हुआ नहीं है कि हम हम्म। आपको मेडिसिन दें। आप बस, उन्होंने बोला थोड़ा आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, 11 बजे से पहले सो जाया करो, ऐसा कुछ, और आप नॉर्मली कंसीव करो। उन्होंने मुझे जो फॉलिक एसिड होता है बोला था, ये मतलब आप टैबलेट्स खाना स्टार्ट कर दो। हम्म। बट क्योंकि मैं सर के बहुत वीडियोस देखती रहती हूँ कि जी। मेडिसिन कम खानी चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो हम्म। मैंने वो मेडिसिन ली नहीं है। अभी मुझे 3 महीने हो गए हैं और मतलब अभी कंसीव नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैं बस आपसे जानना चाह रही थी कि मुझे कंसल्ट करना चाहिए या क्या करूँ मैं। आपकी एज कितनी है? 30। 30। और पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं क्या? नहीं नहीं, अ, लास्ट टाइम 30 डे का साइकिल था, बट इस बार ही 21 डेज का साइकिल था। ठीक है। स्ट्रेस ज्यादा रहता है? मैम जब कभी अभी थोड़ा बहुत कुछ शादी वादी थी, तो उस चक्कर में अभी थोड़ा मतलब जल्दी आ गए, मुझे ऐसा लगा, मैं ट्रेवल वगैरह भी किया। ठीक है। और आपकी सेक्सुअल अर्जेस कैसी हैं? क्या उसमें कुछ चेंजेस आया जब आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा था? मतलब मतलब सेक्स करने का मन कम तो नहीं हुआ, लिबिडो कम तो नहीं हुआ था उस समय? वो तो मेरा कभी भी रहा नहीं है भाई वैसे। वो ठीक है। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ना अपना नंबर डाल लीजिए, कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी रहते हैं, तो हम आपका वीडियो कंसल्टेशन कराएंगे। ठीक है। हम्म, वो चीजें भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारी चीजें होती है जब हार्मोनल इम्बेलेंस होता है ना बॉडी के अंदर, तो बहुत सारी चीजें होती है। अब इन सब चीजों के ऊपर हमें काम करना रहता है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से कंसीव हो, हाँ जी। तो मेंटल चीज के ऊपर भी अपन काम करेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से लिबिडो आपका कम रहता है। कभी आपको अभी तक ब्रेस्ट पे कोई डिस्चार्ज तो नहीं हुआ ना? हम्म, शायद नहीं। हम्म। ठीक है। ओके, प्रोलैक्टिन बढ़ने पर हो सकता है इस तरह के सिम्टम भी आते हैं, बट अगर अच्छा। आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर लेते हो, स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हो, तो प्रोलैक्टिन नॉर्मल आ जाएगा आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। बट मैम हमें अराउंड 6 to 7 मंथ हो गए जब से ट्राई किया है ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए। तो ये नॉर्मल है इतने टाइम तक ट्राई करना? देखिए, वैसे तो इनफर्टिलिटी हम 1 साल तक देखते हैं। अगर 1 साल तक अच्छा। ट्राई करने के बाद भी, अच्छे से ट्राई करने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हम इनफर्टिलिटी में काउंट करते हैं, पहले नहीं करते हैं। अभी हम्म फिर भी आपको अगर लगता है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल इम्बेलेंस तो है ही है, हम्म अगर था या है, तो वो दोनों चीजें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं आगे चल के इनफर्टिलिटी में, तो हम अभी से उसके ऊपर काम कर लेंगे। और दूसरा, एक चीज जो आपने अभी बोली कि आपका इंटरेस्ट नहीं होता है हम्म एक्टिविटीज में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स खुद ही इरेगुलर होते रहेंगे। ओके। ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं होता, इस चीज में काउंसलिंग की जरूरत होती है। कुछ काउंसलिंग करके हम वापस से चीजों को समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 101 जब काउंसलिंग होती है आपको समझ में आ जाएगा। आप अपना नंबर एक बार चैट बॉक्स में डाल लीजिए, मैं अभी आपका नंबर मैंने सेव कर लेती हूँ, और मैं आपको मैंने व्हाट्सएप मैसेज करूंगी। ठीक है, इसके बारे में हम उधर बात कर लेंगे ऑन कॉल। ओके ओके ओके। ठीक है मैम। नमस्कार। ओके जी। बस एक बार मुझे इनका नंबर नोट डाउन करना है।
7828834 ठीक है। सानिया तो हो नहीं गया। अच्छा सान्या अग्रवाल जी, आपको हमने परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सुनैना जी, आपका नंबर मैंने नोट डाउन कर लिया है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप से मैसेज करूंगी। एक बार हम जो नंबर आ हैं वो वहां पे कर देंगे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी अग्रवाल जी नमस्कार। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मैम मेरे को बस अपना साइनस की प्रॉब्लम पूछना था। मेरे को ना बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और हम्म, ना मतलब मेरे को एलर्जी है, तो बस यही प्रॉब्लम थी। ठीक है। कितने समय से है, आपकी उम्र कितनी है? और 22। ठीक है, कितने समय से है आपको साइनस का प्रॉब्लम? मैम ये 2 years अप्रोक्स से है। ठीक है। अच्छा, नाक के अंदर कुछ पॉलिप वगैरह तो नहीं है, या फिर आपने देखा है आपके नाक का जो ये वाला चीज रहता है बिल्कुल सीधा है, एक तरफ को डेविएटेड तो नहीं है? नहीं मैम, ये बस थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि बढ़ा हुआ है इधर दोनों साइड, मतलब जो बोन होती है नोज की। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये हम एक बार देख भी लेंगे। वैसे एक दो तीन चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, एक तो ठंडा गर्म नहीं करना कभी एकदम से। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी चीज, सुबह जब आप सो के उठते हो ना, तो उस समय हम्म। एकदम से आपने फर्श के ऊपर पैर नहीं रखने हैं। आपके पास नीचे कोई स्लीपर वगैरह होनी चाहिए, या फिर अपने बेड साइड में एक मैट रख लो, उसी के ऊपर आप पैर रखेंगे। या पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा आप अच्छे से हिला लेंगे, उसके बाद आपने उतरना है। ओके। और ओके। बिल्कुल सुबह कभी भी आपने नंगे पैर जमीन के ऊपर पैर नहीं रखने हैं। ठीक है, एक तो ये चीज। ओके। दूसरा चीज, एक नाक में तेल डालने के लिए आता है, बट मैं फिर भी चाहूंगी कि एक बार हम देख लें। आप वीडियो कंसल्टेशन के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं ना? यस मैम। एक मुझे फोटो भी चाहिए थी, अगर आप नाक की एक फोटो हमें भेज सकते हो। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे यस मैम, मैंने नोट कर लिया है। इस नंबर पे आपने क्या करना है, एक जीभ की फोटो भेजनी है, एक नाक की फोटो भेजनी है। मुझे बस ये देखना है कि अंदर कोई पॉलिप तो नहीं है, और पॉलिप है तो जरूरत से ज्यादा तो नहीं है। उसके हिसाब से ओके। हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। हमारे पास दवाइयां हैं, साइनोसाइटिस की मेडिसिन है, हम मेडिसिन भी दे सकते हैं, और साथ साथ में हम लोग डाइट के ऊपर भी काम करेंगे। ओके। फिर मैं आपको एक ऑयल भी बता दूंगी जो नाक में हम डालते हैं, डॉक्टर नस्या करके हमारे पास तेल आता है, वो हम। मैम मैं जैसे मेरे को ना कफ का भी है। मेरे को अभी थोड़े टाइम पहले खांसी हुई थी, वो तो ठीक हो गई, लेकिन जो कफ है वो नहीं जा रहा है। उस वजह से वो जो खांसी है हाँ वो हाँ, उठती है बार बार। तो वो डॉक्टर ने बताया था कि ये आपको प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि साइनस है आपको। तो बिल्कुल कफ। बिल्कुल। हाँ जी, वो उसी की वजह से हो रहा है। और साइनस के लिए भी बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर बार बार हमें साइनोसाइटिस हो रहा है ना, तो उसके लिए भी एलर्जी हो सकती है। हो सकता है कोई चीज हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उस चीज के लिए रिस्पॉन्स करे जा रही है बार बार। जैसे कि वो कोई बैक्टीरिया या वायरस होता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है, तो हमें कोल्ड कफ के सिम्टम आ जाते हैं एकदम से, है ना? खांसी होनी हम्म। शुरू हो जाती है, छींके होने शुरू हो जाती है। वो बॉडी का खुद का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। लेकिन कई बार क्या होता है, बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाती है। वो जिन चीजों के लिए आपको रिएक्ट नहीं भी करना था, मान लीजिए वो ठंड के लिए रिएक्ट कर रही है, या फिर मान लीजिए वो बाहर से कोई पार्टिकल जा रहे हैं, धूल के पार्टिकल जा रहे हैं मेरे नाक के अंदर, उसके लिए रिएक्ट करने शुरू कर दे रही है। तो वो भी हम समझेंगे। जब हम आपकी जीभ की फोटो देखेंगे तो उससे हमें आधी चीजें समझ में आ जाएंगी, पता लग जाएंगी। तो अगर कोई इस तरह का दोष इम्बेलेंस हो रखा है ना, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ती जाती है। अभी कुछ कुछ चीजों से हमें एलर्जी होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके और चीजों से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम अभी से ठीक कर देंगे, डोंट वरी। ओके मैम। ओके। ओके, आप अपनी इस नंबर पे जीभ की फोटो और नाक की फोटो दोनों चीजें भेज दीजिएगा एक बार। नमस्कार। तो आज हमने काफी ज्यादा बात करा फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में। हमने पीसीओडी समझा, एंडोमेट्रियोसिस भी हमने समझा, और बहुत सारे पेशेंट ने क्वेश्चंस भी पूछे, प्रोलैक्टिन के बारे में भी पूछा। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हमने समझने की कोशिश करी। एक हमने सीड साइक्लिंग सीखा, और एक चीज हमने और समझी कि जब भी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो पूरी बॉडी डिसरप्ट होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करे। एक पेशेंट थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब उन्होंने बर्थ कंट्रोल पिल लिया, तो उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए जो उनको सूट नहीं करी। बहुत सारे लोगों को बर्थ कंट्रोल पिल सूट नहीं करती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स सूट नहीं करती है। बहुत सारे लोगों को हार्मोनल थेरेपी सूट नहीं करती है। तो आप कभी भी जब भी एलोपैथी में जाते हो, तो एक बार एलोपैथी में जाने से पहले अपने नजदीक कहीं पे भी आपका होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक सेंटर है, वहां जरूर जाओ।
इन चीजों को नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज, कोशिश करो कि साल में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करा लो। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्मा से अच्छा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जिनका स्केड्यूल बिजी भी रहता है वो लोग भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराते हैं, क्योंकि जिसका जितना बिजी स्केड्यूल है मतलब उसने अपनी जिंदगी में उतने ही बड़े काम करने हैं, उतनी बड़ी चीजें करनी है। अगर आपको बड़ी चीजें करनी है और आप चाहते हैं कि वहां तक आप इजीली पहुंच जाए, स्मूथली पहुंच जाए, तो अपने ब्रेन का और बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को डिटॉक्स करना है थोड़े समय के लिए। तो साल में एक बार पंचकर्मा करवाइए। हमारे पूरे भारत में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 120 से ज्यादा हमारे सेंटर्स हैं, जिसमें हॉस्पिटल भी आते हैं, जिसमें क्लिनिक्स भी आते हैं। आप अपना नंबर सभी लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जिनको भी जिस भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। किसी को अपने नजदीक का क्लिनिक के बारे में पूछना है, किसी के घर में, किसी के परिवार में किसी और को कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछना है, तो वो सारी चीजें हम आप अपना नंबर जब भेजेंगे तो उन सबके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। साथ में ये नंबर आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, 7710371037। इस नंबर को आप किसी को शेयर भी कर सकते हो। आपके किसी फैमिली मेंबर को, किसी फ्रेंड को जरूरत है कंसल्ट करने की डॉक्टर के साथ, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी एक इजी वे में किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाए, अपनी रिपोर्ट्स दिखा पाए। अगर वो कंफ्यूज है तो अपना कंफ्यूजन दूर कर पाए। थैंक यू सो मच।